अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, मंडे मुबारक। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं महक असलम। साथ ही साथ गुड मॉर्निंग मुबारक भी, नया दिन भी मुबारक। नए दिन में हम बातें तो बहुत सारी नई नई करेंगे, लेकिन हिदायत वही पुरानी वाली है। एक पैगाम जो कि हम पिछले साल से देते आ रहे हैं ना, कि भाई आप एहतियात कर लें, क्योंकि अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो आपको कोविड हो जाएगा, और अगर आपको कोविड हो जाता है तो जनाब यकीनन आपसे जुड़े जो प्यारे हैं वो भी मुश्किल में मुब्तला हो सकते हैं। अगर हम ताज़ा तरीन अदाद शुमार की बात करें कोरोना के हवाले से, तो मजीद 58 अफराद की जान चली गई है। 24 घंटे में 4584 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा जो पंजाब है उसमें 5 शहरों में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 15% से बढ़ गई है। जबकि अगर लाहौर की बात की जाए तो वहाँ पर मस्बत केसेस की शरह 19% से भी ज़्यादा होगी। इस टाइम ये कहा जा रहा है कि शायद लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन लग जाएगा, और इसकी सिफारिश भी की गई है महकमा सेहत की जानिब से। महकमा सेहत अगर मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन यहाँ पर लग जाता है तो मेरे ख्याल से ये शायद अच्छा होगा, और यही वाहिद तरीका है। क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त जो हालात हैं, जिस तरह महक आपने कहा 19% इस वक्त पॉजिटिविटी वहाँ पर रेशो है, तो इसका मतलब ये है कि हालात बेकाबू हैं। अस्पताल जब भर जाएँ तो ऐसी सूरत हाल में लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ता है। बहुत से ऐसे ममालिक में हमने ऐसा ही माहौल देखा है कि मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ वो बार बार गए हैं। हम बार बार कहते आए एहतियात कर लीजिए वरना मुकम्मल लॉकडाउन लगेगा, लेकिन अब चूँकि एहतियात नहीं हुई और इसकी वजह से हालात बेकाबू होते चले जा रहे हैं, स्पेशली इन पंजाब एंड लाहौर, तो इसलिए मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ हम जा सकते हैं। अभी तो महक आपने कहा 58 डेथ्स, लेकिन इससे पहले बिल्कुल एक दिन पहले 114 डेथ्स पाकिस्तान में। इस साल की सबसे ज़्यादा डेथ्स ड्यू टू कोविड रिकॉर्ड हुई हैं। प्लीज़ एहतियात कीजिए अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, पाकिस्तान के लिए। बढ़ते हैं आगे, मकबूजा कश्मीर की बात कर लेते हैं। यहाँ के हालात कैसे हैं कि भारतीय फ़ौज की दहशतगर्दी आज भी जारी है। जुमेरात से अब तक 12 कश्मीरी शहीद किए जा चुके हैं। शोपियां में मस्जिद की बेहुरमती की गई है। कश्मीरियों के इस वक्त क्या जज्बात हैं, स्पेशली इस इंसिडेंट के बाद जब कश्मीर में मस्जिद को बेहुरमती की गई है। तो यकीनन आप जब इस तरह से कोई इकदाम उठाते हैं तो सामने वाले के जो मजहबी उसके जो एहसासात होते हैं वो मजरू हो जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से आप किसी को हिट करने का एक वाहिद तरीका ढूंढते हैं कि अच्छा मस्जिद को आप की बेहुरमती कर लें। या हमने देखा कि जिस तरह से दिल्ली में वाक़या हुआ कि मस्जिद पे जो भारतीय थे उन्होंने अपना झंडा लहराया, और ये कोई पहला वाक़या नहीं था। हमें बाबरी मस्जिद का वाक़या भी याद है। ये अगर सब वाक़यात को अगर हम रिलेट करें तो यकीनन ये दूसरों के मजहबी एहसासात को और जज्बात को मजरू करने का एक आसान सा तरीका है, जो कि कश्मीरियों को दुख पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और अगर भारत में मुकीम है मुसलमान, उन्हें भी पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए। मिसाल मलिक से आज हम अपने प्रोग्राम में इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि आया कश्मीरियों को इस चीज़ से आज़ादी, चलें ठीक है वो एक दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तो कैद है, लेकिन उन्हें अपनी मजहबी रसूमात, अपने एहसासात का इजहार करने की आज़ादी आखिर कब मिलेगी। अभी हम आपको खबर ये देंगे कि एक गांव में आम सी ज़िंदगी गुजारने वाली एक आम सी लड़की जो कि टिकटॉक स्टार बनी और शोहरत की बुलंदियों को उन्होंने छुआ, लेकिन आज भी जब उनसे बात की जाती है तो अपनी गांव की ज़िंदगी को वो याद करती है। अच्छा, इस तरह हम सबके साथ होता है। हम जहाँ से उठ के आए हैं ना, हम ज़िंदगी में किसी भी मकाम पे पहुँचे, अगर वहाँ के हवाले से बात की जाए तो वो जहन में हमारे रहता है। उसके वहाँ पे गुजारे हुए दिन, गलियों में खेला हुआ वक्त, उस जगह पर जैसे हम घूमते थे, रहते थे, वो सारी चीज़ें आज भी जहन में मौजूद। बिल्कुल, चाहे आप फॉरेन ऑफिस जाकर टिकटॉक बना लें, चाहे आप पॉलिटिशियन से मुलाकात करके टिकटॉक बना लें, लेकिन फिर भी गांव याद आता है। गांव की वो गलियां, गांव के वो लम्हात याद आते हैं जब कुछ भी नहीं थी, जब कोई जानता नहीं था। वो लम्हात आज भी उनको याद आते हैं। क्या उन्होंने इससे मुताल्लिक गुफ्तगू की आज हमारे प्रोग्राम में वो शेयर करेंगी। बढ़ते हैं आगे जनाब। डॉक्टर्स ने बड़ा कमाल कर दिया। एक मज़दूर ऐसा जिसका हाथ कलाई से कटकर बिल्कुल जुदा हो गया। मज़दूर को फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचाया गया। डॉक्टर्स ने जान लड़ाई, हाथ जोड़ दिया। ये मरहला कितना मुश्किल था, और ये कितना अहम होता है कि ऐसा कोई हादसा हो जाए तो फ़ौरन से हॉस्पिटल पहुंचा जाए। कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए, खुदा न खास्ता अगर ऐसा हादसा हो जाए तो।
इस पर भी करेंगे बात आगे चलकर। अभी एक बात और जो कि आगे चल कर ये भी करेंगे हम, वो बात है क्रिकेट की, कि क्रिकेट के दीवानों के लिए अच्छी खबर ये है कि PSL के बकिया जो मैचेस हैं उनके शेड्यूल का ऐलान हो गया है। ईद के बाद कराची में मैदान सजेगा। लाहौरी ज़रा जो है वो अब समझ जाएंगे ना कि अब एहतियात करनी है, क्योंकि हमें याद है कि पिछली दफ़ा लाहौर मैच पहुंचने वाला था और क्या हुआ था। मैचेस 1 जून से 20 जून तक नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच से लाइव एक्शन का आगाज़ होगा। आवाम चाहेगी? आई डोंट नो अभी उसके बारे में क्या फैसला होता है, लेकिन आई थिंक वो उस वक्त हालात डिपेंड करते हैं कि हालात क्या हैं। अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि हालात यहाँ पर काबू में, कराची में बड़े बड़े अच्छे हालात हैं, लेकिन यू नेवर नो महक, जिस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है, पंजाब की है, लाहौर की है, इस्लामाबाद की है, KP की है, तो सिंध और कराची इतना ज़्यादा बच नहीं सकेगा। लेकिन अल्लाह करे कि पूरे मुल्क के हालात बेहतर हो जाए और ये जो है वो स्टेडियम में जाए और साथ में हम भी जाएं। हमारी टिकटें महफूज हैं जी, हम जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, उम्मीद है ये वरना हम घोड़े पे बैठ के तलवार लेके जाएंगे, हमें मैच देखना है। हाँ, ये हम करेंगे जरूर, लेकिन ख्वाबों ख्यालों में, क्योंकि मुझे तो वैसे ही घोड़े से बहुत डर लगता है, आपका पता नहीं। मुझे घोड़े पसंद है जनाब। एनीवेज, सवात में तो ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी, इसका रीमेक बनाया गया है। हथियार और लिबास बिल्कुल असल ड्रामे जैसा है, असल ड्रामे जैसा। इन नौजवानों का ड्रामा कब रिलीज़ होगा, कुछ देर में सब मालूम हो जाएगा। इससे मुताल्लिक भी हम अपने शो में ही बात करेंगे। और इससे पहले जिस तरह महक हमने खबर शेयर की थी, मज़दूर के हाथ जो कलाई से जुदा हो गए, उससे मुताल्लिक तो आपको ज़रा सा बता देते हैं कि उस मज़दूर से आपकी हम आगे चलकर मुलाकात भी कराएंगे। ज़ाहिर है उसने एक मुश्किल टाइम देखा, अब अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ ऑन द फेज ऑफ रिकवरी, उनसे आपकी मुलाकात भी कराएंगे। और इस चीज़ का हम बार बार इसलिए जिक्र करें क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए एक सबक भी है और बहुत सारे लोगों के लिए एक हैरानगी वाली बात भी है। तो जनाब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और अब ज़रा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। टॉप स्टोरीज हमने आपको बताई है, ज़रा सियासी नाश्ते का आगाज़ करते हैं। सियासी नाश्ते के नाम से पता चल गया होगा कि इसमें ना हलवा पूरी होनी, ना पराठे होने, ना कोई और चीज़ होनी है, इसके अंदर हमने सियासत की बातें करनी है। अच्छा जी, हुआ ये कि 10 का इलेक्शन जीता है नून लीग ने। तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार से जुदा करने के लिए इकट्ठी होने वाली जमातें खुद ही जुदा हो गई हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में फूट पड़ गई है, ये भी एक अहम मामला है जिस पे आज हम बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में PDM का शोकॉज नोटिस फाड़ दिया है, और जो कि PDM यानी नून लीग की जानिब से बड़े वो कहते हैं ना, बड़े कोई लाड के साथ, प्यार के साथ, उम्मीद के साथ दिया गया था शोकॉज नोटिस कि हमें जवाब मिलेगा, और जवाब ऐसे मिला कि वो फट गया। क्या पता बिलावल ने ये मैसेज दिया और नोटिस मिलिया कख ना हिलिया। अच्छा जी, जब उन्होंने ये नोटिस फाड़ा तो उस पर हुआ ये कि जियालों ने तालियां बजाई, यानी उन्होंने उन्हें अप्रिशिएट किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इज्जत के लिए सियासत करते हैं, इज्जत से सियासत जुड़ी है और इज्जत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। हमने देखा कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस इजलास को चेयर किया था और नून लीग का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। पीपल्स पार्टी ने साफ साफ बता दिया है कि PDM में रहना है या नहीं। अच्छा जी, ये मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जी PDM, अगर पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा बनना चाहती है तो इससे मुतालिक हमें साफ साफ बताएं, यानी हमारे जो असूल हैं उन पर चलें और फिर सियासत करें। JUI के हाफिज हमदुल्ला ने भी पीपल्स पार्टी के रवैये को गैर जमहूरी करार दे दिया है। इसी तमाम तर मामले पर, सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन करेंगी मुसर्रत चीमा साहिबा, तर्जुमान पंजाब गवर्नमेंट है। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। मुसर्रत साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, गुड मॉर्निंग। कहिएगा, सबसे पहले तो मैं ज़रा 10 का इलेक्शन के हवाले से बात कर लेती हूँ। मैं सवाल कर लूँ? चले आप करें। नून लीग जीती है कि PTI हारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि एक सीट के जीतने या हारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पॉलिटिक्स को जीतना चाहिए, जमहूरी रवैयों को जीतना चाहिए, और हमें अब इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर जाना ही पड़ेगा कि ताकि हारने वाला जीतने वाले को चैलेंज ना कर सके। लेकिन अगर हम डस्का के इन रिज़ल्ट्स के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो इसमें जो 2018 के और अभी के अगर मैं कंपैरिजन करूं इलेक्शन कमीशन के जो पिछले नताए थे या जो अब के थे, तो उसमें कोई 31,000 हमने ज़्यादा वोट लिया है। तो इसका मतलब ये है कि PTI का वोट बैंक कोई 20% तकरीबन वहाँ पे बढ़ा है पिछले 2018 के इलेक्शन के निस्बत। और अगर हम PMLN की बात करें तो उनके भी जो पिछला वोट बैंक था उससे कोई 10% के करीब उनकी भी इंक्रीज़ आई है, लेकिन हमारी इंक्रीज़ उनसे डबल है। और जहाँ तक रहेगी बात, इसमें बहरहाल
यहाँ ये मैं कहने में हक बजानिब हूँ कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क तो इसके ऊपर ज़रूर हैं, लेकिन हम जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो चाहते हैं वो ये है कि हर इलेक्शन को हम अगर क्वेश्चन करेंगे तो फिर आप खुद सोच लें कि डेमोक्रेसी की ये कौन सी खिदमत है और ये कौन सा जमहूरी रवैया है। तो उसके लिए जो दुनिया में अभी के जो तरीके वज़ाक़ता हैं उनके मुताबिक हम चाहते हैं कि सारी अपोजिशन जमातें हमारे साथ बैठें और हम मिल के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करें और आने वाले इलेक्शन को फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए खाली बातें ना करें, खाली गाने ना बनवाएं कि वोट को इज्जत देने की एक अच्छा सा ट्रैक रिकॉर्ड एक बनवा लो और आप सॉन्ग्स या मिली तराने बनाने से रिफॉर्म्स नहीं होनी ना। वोट को इज्जत मिलनी है, वोट को इज्जत मिलनी है कि जो जमहूरियत के अंदर लोग हैं उनके जमहूरी रवैयों से, कि वो उन्होंने जमहूरियत को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या इकदाम उठाए और जमहूरी हुकूमतों ने अवाम को क्या उसके ठीक है मुसर्रत साहब, ये इम्पोर्टेंट बात है, वोट को इज्जत मिलनी है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मुझे प्लीज ये बता दें कि आपकी अपनी सफ़ों में लोग जो मौजूद हैं वो ये कहते हैं कि अपनी ही सफ़ों में कोई मसला है। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि पीटीआई को अपनी सफ़ें दुरुस्त करनी होंगी। ये अपनी सफ़ों में मसला है क्या, गड़बड़ है क्या? जी देखें, फवाद भाई ने जो बात की है मैं उस बात से एग्री करती हूँ। उसकी वजह ये है, और जो उनकी ट्वीट थी मेरा उससे भी इत्तफाक है एक पीटीआई की लॉयल वर्कर की हैसियत से। उसकी वजह ये है कि अगर हमारे ये जो छोटे छोटे अंदरूनी इख्तलाफात ना होते तो जहाँ आपने एक्स्ट्रा 31,000 वोट लिया है, ये चंद हज़ार के जो फ़र्क रह गया है उसको अचीव करना कोई नामुमकिन बात नहीं थी। फिर उसके बाद अब आपको पता ही है कि जो कुछ हो रहा है अभी भी, तो होपफुली इंशाल्लाह उसकी वजह यह है कि हमारी जो लीडरशिप है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, हमें उनसे ही सारी उम्मीदें। ये अंदरूनी इख्तलाफ मुसर्रत साहिबा क्या है? ये जहांगीर तरीन और इमरान खान के अलावा भी कोई अंदरूनी इख्तलाफ, अंदरूनी मसला है? नहीं जी, देखिए छोटे छोटे मसाइल तो रहते ही हैं तमाम जमहूरी जमातों के अंदर, लेकिन पीटीआई में ज़रा आपको पता है कि हमारी जमात ज़रा ज़्यादा ओपन है इन चीज़ों में, और ये एक खूबसूरती भी है किसी हद तक। लेकिन उतनी हद तक अगर हो, इजहार राय की आज़ादी अगर हमें लीडर ने दी हुई है, उन्होंने हमें इनकरेज किया हुआ है कि राइट और रॉन्ग के ऊपर आप लोग अपनी फीडबैक भी दे सकते हो, रिएक्ट भी कर सकते हो, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा, मैं अपनी तमाम पार्टी बशमूल मेरे, कि जहां पार्टी का इंटरेस्ट आए, जब किसी एक कैंडिडेट को टिकट मिल जाए तो फिर हमें तमाम चीज़ें भुला के उस एक सीट को जीतना है अवाम के वसीतर मुफाद के लिए, कि अगर हम वाकई चाहते हैं कि हम वो तब्दीली लेके आएँ जिनके दावों के ऊपर और जिनके 25 साल स्ट्रगल, जिसके पीछे हमारी 25 साल स्ट्रगल एक मौजूद है, तो उसको अगर हमने इंश्योर करना है तो एक एक सीट डाल के हम अपनी गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करेंगे, और उसके साथ अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान स्ट्रेंथन होते हैं तो फिर जो रियल डेमोक्रेसी है, और हमें हलकों के ऊपर वो जो कहते हैं ना कि जिस तरह बिरयानी की देगें और सुबह सुबह नान हलवे बांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके इक़दामात ही ऐसे हैं, जैसे कल उन्होंने कोई भूखा ना सोए जैसा इकदाम, जैसे सहूलत बाज़ार हम रमज़ान में हमने जिस तरह से 2018 की कीमतों के ऊपर किए हैं, सास प्रोग्राम क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का जो एक ऐसी चीज़ है जिसमें पूरी दुनिया आपको देख रही है, आपकी तरफ देख के पूरी दुनिया इसको फॉलो कर रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क एक एग्जाम्पल बने, तो उसके लिए हमें अपने लीडर को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें जमहूरी कुव्वतों को स्ट्रॉन्ग करना है, और हमें जो डेमोक्रेसी की जो एक सही वाली एक जो कहते हैं ना कि जिसके सम्राट अवाम तक जाएं और अवाम को लगे कि ये जो लीडरशिप जिनको हमने वोट दिया है, इन्होंने हमारे वोट की इज्जत रखी है, और उस इज्जत रखने का एक ही तरीका है कि हम ऐसे इक़दामात करें जो अवाम के लिए, इस मुल्क के लिए और इस मुल्क की सॉवरेनिटी को नुकसान ना पहुंचाएं, और हम जमहूरी लोग हर वक्त बाजारों के अंदर तमाशे ना लगाएं, हर वक्त नौटंकी ना करें। हम जमहूरी लोग अगर मैंडेट लेके आए हैं तो हम अवाम को सर्व करें, ना कि हम। और मुसर्रत साहिबा, ये बड़ी अच्छी बात है कि पीटीआई ने रिजल्ट को एक्सेप्ट किया, क्योंकि हमें वो फेब वाली बात याद है ना कि फरवरी में जैसे धुंध का जिक्र हुआ था कि धुंध थी तो इसलिए बंदे गायब हो गए, लेकिन अच्छी बात है कि इस दफ़ा उन्होंने एक्सेप्ट किया। मुझे ये भी बताएं कि ज़रा पीडीएम का अगर हम जिक्र कर लें तो कल जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने शोकस नोटिस फाड़ा है उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि पीडीएम की बाकी जमातों को तो बड़ी उम्मीद थी कि पीपल्स पार्टीज़ पे जवाब देगी और पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदगान है वो बार
बार बार ये कह रहे थे कि पार्टी का डिसीजन है ये, कि पार्टी क्या करती है, पार्टी के बड़े डिसाइड करेंगे। तो आपको क्या लगता है पार्टी के बड़ों ने क्या डिसाइड किया कि साथ नहीं चलना अब वाकई अलहदगी होगी और अलहदगी अब वाज़ेह हो गई है? देखिए इसमें ना बड़ी बड़ी सिंपल सी सादा सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पीडीएम उसी दिन ख़त्म हो गई थी जब यूसुफ रज़ा गिलानी को पीएमएलएन ने वोट नहीं दिया था। फिर उसके बाद जब वो अपोजिशन लीडर बने तो ये वैसे तो उनको लेटर सर्व करना भी एक चाइल्डिश थिंग थी, मैं उसको अक्लमंदी की बात नहीं देखती कि जब उनको पता है कि वो उनके साथ नहीं चल रहे, पीडीएम तो टूट गई है, पीडीएम अब नहीं है, एक एक करके जमात अनाउंस कर रही है। उसके बाद इसमें क्या सेंस थी कि एक बेइज्जती के बाद दूसरी बेइज्जती, तीसरी बेइज्जती, और ये अपने आप को एक इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है कि अगर ये लेटर ना जाता तो मेरा ख्याल है अगर मेरे से आप ओपिनियन मांग रही है तो इनकी बची कुछ इज्जत बच जाती। तो आपको क्या लगता है कि बिलावल और उस लेटर का क्या करते? तो उन्होंने यही करना था। तो हम तो ये पहले दिन से कह रहे थे, देखें आप हमारे प्रोग्राम उठा के देखें, हम जब इनको सीरियस नहीं लेते थे हमारी वाकई हंसी निकलती थी कि कौन से इनकलाब की बात है। मुझे बताया लंदन में बैठ के शॉपिंग मॉल्स में शॉपिंग करके हवाखोरी करके कौन सी कौम की खिदमत आपने पहले की है जो आगे करनी है? आवाम ने आपको रिजेक्ट किया 2018 में, उसके बाद आपकी इस मूवमेंट में इन्होंने ज़बरदस्त सुपर तरीके से आपको रिजेक्ट भी कर दिया। उसके बाद अवाम का एतमाद खोने के बाद इन्होंने ये एक ड्रामा रचाया। लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि तहरीकें कामयाब होती हैं लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर हों, आपको पता हो कि इसका मकसद क्या है। मकसद लूटी दौलत बचाना, इनको भी पता है, अवाम को भी पता है। और जो ये आपस में जमातें इकट्ठी थीं, इन जमातों का भी जो गठजोड़ था ये गैर फितरी था कि इनके सब ने इसमें से अपने लिए मैक्सिमम बेनिफिट्स निकालने थे जो कि हर एक ने अपने तौर पर निकाले। और ये ना आपस में लॉयल थे, ना मुल्क के साथ लॉयल थे, ना आवाम के साथ लॉयल थे। तो जब इन्होंने एक दूसरे को जितना मिस यूज अब्यूज करना था वो कर लिया, तो उसके बाद इसका अंजाम यही होना था। तो और ये क्या समझिए शायद डस्का वालों को नून लीग के जो असूल थे वो ज्यादा पसंद आ गए, क्योंकि हमने देखा नौशीन इफ्तिखार साहिबा ने तो तारीख रकम की उनके वालिद साहब ने इतने वोट नहीं ले लिए जितने उन्होंने वोट लिए। तो डस्का नून लीग का गढ़ एक टाइम पे समझा जाता था और उन्होंने वो अपने हाथ से नहीं जाने दिया। यानी डस्का वाले अभी भी नून लीग ही हैं, उन्हें ये नून लीग के जो असूल हैं वो ज्यादा पसंद आ रहे हैं। नहीं देखिए, मैं ये नहीं कहती आपको जो 31,000 वोट हमने एक्स्ट्रा लिया है। देखिए कुछ ऐसे हल्के हैं बिलखुसूस सेंट्रल पंजाब के अंदर जिसमें कोई दूसरी राय नहीं है, उनकी सीट्स ये बताती हैं कि उनकी इधर जोर था और पूरे पंजाब का बजट भी तो इन्हीं एरिया पे लगता रहा। फिर यहाँ पे एक नस्ल दर नस्ल सियासत करने के बाद फिर आपको पता ही है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो गद्दी नशीन है और एक वो वाला फैक्टर भी था। बट उसके बाद आप ये देखो कि हमारे कैंडिडेट ने 31,000 वोट पिछले इलेक्शन से ज़्यादा लिए हैं। 25% रेशो तब थी, अब इसकी 45% से ऊपर है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अचीवमेंट भी तो आप देखें ना। और अगर आप इनकी इंक्रीज देखें तो वो हमारी इंक्रीज से कम है। तो इसलिए मैं अगर इसको अगर आप किसी न्यूट्रल ओपिनियन किसी न्यूट्रल बंदे से भी अगर आप ओपिनियन लेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारा ग्राफ उस हल्के के अंदर ऊपर गया। ठीक है, नहीं आपने अपने कैंडिडेट को कह दिया कि घबराना आपने नहीं है, आपके वोट बढ़ गए हैं और आगे चलकर मजीद वोट बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। मुसरत जमशेद साहिबा जो थे और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रही थी, पॉजिटिव हैं और वो कहते हैं कि जो भी नतीजा हो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और यही एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है जनाब, के एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। मुझे ये लगता है कि अगर इस महीने में भी धुंध होती तो शायद कोई एक कह देते कि बात के भाई धुंध है, शायद इस वजह से इलेक्शन हार गया, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है क्योंकि धुंध में बाकी बंदे नजर नहीं आते। ज़रा आगे बढ़ते हैं, अब जिक्र कर लेते हैं दुनिया की सबसे बड़ी जेल यानी मकबूजा कश्मीर की, जहां भारतीय फौज की दहशतगर्दी जारी है। अब से नहीं, इसको कई साल हो गए हैं। जुमेरात से अब तक 12 कश्मीरी शहीद किए जा चुके हैं जाली सर्च ऑपरेशन में, जबकि दूसरी जानिब ज़िला शोपियां में एक मस्जिद की बेहुरमती भी की गई है, जिस पे जाहिर सी बात है कि कश्मीरी इश्तियाल में आए। और एक जानिब नरेंद्र मोदी साहब तो पाकिस्तान से खैर सगाली का मुजाहरा कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। कश्मीर अहम मसला जिस पर हम बार बार कहते हैं कि इस पर बात के बगैर कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता। भारतीय फौजी कश्मीरी नौजवानों को मुसलसल निशाना बना रहे हैं। ज़िला पुलवामा और शोपियां मरकजी हदफ बने हुए हैं। कम से कम 10 नौजवान शहीद किए जा चुके हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है बल्कि कश्मीरी मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए जा रहे हैं।
ज़िला शुपैया में मस्जिद की बेहुरमती की गई। तलाशी के बहाने न सिर्फ मस्जिद पर फायरिंग की गई बल्कि ग्रेनेड भी फेंके गए। पाकिस्तान ने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इस वक्त यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस पर बात करेंगे। मशाल साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जानना चाह रहे हैं आपसे कि काबिज़ भारतीय फ़ौज जिस तरह कश्मीर में मकबूजा वादी में मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात को निशाना बनाती रही हैं, अब शुपैया में मस्जिद की बेहुरमती की गई है। क्या जज्बात हैं इस वक्त वहाँ कश्मीरी अवाम के, क्या जज्बात हैं इस वक्त मुसलमानों के? देखिए, ये बड़ी ही अफसोसनाक बात है और बड़ी बदकिस्मती है कि कश्मीरी कौम जो है 70 साल से ऊपर हो गया है, हर तरह का जुल्म और जबर हिंदुस्तान का उसका मुकाबला कर रहा है। हर तरह के बेसिक जो एक हर इंसान के राइट्स हैं, चाहे वो उसके ज़िंदा रहने के राइट्स हैं, खाना पीने, हेल्थ के राइट्स, सिक्योरिटी के राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम के राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, आइडेंटिटी के राइट्स, हर राइट को उनके जो है वो छीन लिया है हिंदुस्तान ने। वहाँ पे गस्ब किया हुआ है, वहाँ पे अजाब आया हुआ है कश्मीरी कौम पे। अब भी जो कुछ वहाँ पर हुआ है, मस्जिद की बेहुरमती की गई है और बहुत से हंड्रेड्स ऑफ कनाल लैंड जो अलॉट की जा रही है वेरियस इलाकों के अंदर, मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर, जहाँ पे मस्जिदों की जगह वो उनको खुदा न खास्ता शहीद करके उनके ऊपर मंदिरों की तामीर करना चाहते हैं। और ये भी उसी की एक कड़ी है जो सर्च ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशंस का बेसिकली इनका जो कासोस का मकसद ही यही है कि लोगों को टेरराइज़ किया जाए। अच्छा मिशाल साहब, एक और चीज़ बड़ी जहन में आती है कि एक तरफ मोदी सरकार तो खैर सगाली के जज्बात का इजहार करती है, लेकिन दूसरी जानिब जो कश्मीरियों के साथ कर रही है वो यकीनन सोच तो जाती है ना कि फिर आखिर मोदी सरकार चाह क्या रही है, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी, मस्जिद की बेहुरमती कर देना, नौजवानों को जाली सर्च ऑपरेशन में शहीद कर देना, आपकी नज़र में क्या चाह रहे मोदी? देखिए, पिछले थर्सडे से लेकर अब तक आप देख लें कि 12 शहादतें हुई हैं। रोज़ जवानों की जो है मासूम लोगों को शहीद किया जा रहा है। बड़े ही मर्सिलेसली जो वेपन्स यूज़ किए जा रहे हैं, जो शोपियां में, पुलवामा में, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट, सब जगहों पे जो सर्च ऑपरेशंस में लोगों के घरों में घुस के सड़कों पे लोगों को शहीद किया जा रहा है, ये बहुत ही खौफनाक बात है। और इनकी जो दहशतगर्दी है, सिर्फ इन चंद दिनों के अंदर आप देख लें किस ऊंचाई, किस अरूज पे पहुंची हुई है जो इनकी फ़िरौनियत है। और इसके ऊपर दुनिया खामोश है। मैं समझ नहीं आती है कि दुनिया कब एक्शन लेगी। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल वर्ल्ड के ऊपर कि वो इसके ऊपर एक्शन लें। ये जो वॉर क्राइम्स हिंदुस्तान कर रहा है एक निहत्ती कौम के ऊपर। अच्छा मशाल साहिबा, यूँ तो हम हर बार ये ज़रूर सवाल आपसे करते हैं कि अलमिया है, क्या मैं अभी भी दुरुस्त कह रहा हूँ? इंसानियत का एक अलमिया, अगर उसकी बात करें, इंसानी अलमिया ये जन्म ले चुका है वहाँ पर? कि ये बहुत बड़ा एक अलार्मिंग फैक्टर है कि जिस तरीके से कश्मीरियों की इकॉनमी भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो नुकसान हुआ है, वहाँ पे कोलोसल लॉस हुआ है इकॉनमी को। 2 साल होने को आ रहे हैं जो वहाँ पे 5 अगस्त को जो शहर को काट दिया गया, लोगों के सारे जो राब्ते थे दुनिया से ख़त्म कर दिए गए। हमारे हुर्रियत रहनुमाओं को जेलों में इस वक्त बंद किया हुआ है, टॉर्चर किया जा रहा है। ख़ास तौर पे इस वक्त यासीन साहब को, आसिया अंद्राबी साहिबा को तिहाड़ जेल में रखा हुआ है और उनके ऊपर बदतरीन टॉर्चर किया जा रहा है। लीगल फैब्रिकेटेड केसेस उनके ख़िलाफ़ चार्ज शीट्स बनाई जा रही हैं और उनको टेररिज्म के अंदर नथी किया जा रहा है। पूरी हमारी तहरीक को लिंक करने की कोशिश हिंदुस्तान कर रहा है, जो कि ख़ुद सबसे बड़ा वॉयलेटर है इंटरनेशनल लॉ का, और जो सबसे बड़ी जो उसके पास ब्रीडिंग आर्मी है, ब्रीडिंग मशीन आप कहें, जो उनकी आर्मी को टेररिज्म की ट्रेनिंग दी जाती है और वो एक पूरी कौम के ऊपर अपना टेरर जो अनलीश करते हैं। तो इसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। हिस्ट्री के अंदर भी जंगें होती हैं 5, 10, 20 साल, मगर यहाँ 70 साल से ऊपर हो गया है जो यहाँ पे वॉर क्राइम्स हो रहे हैं। बदतरीन वायलेशन है जिनीवा कन्वेंशंस की, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की, इंटरनेशनल लॉ की, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की। कश्मीरी तो मुकाबला कर रहे हैं, मगर कब तक? जब तक कि वहाँ पे कश्मीरी लोग ज़िंदा हैं मुकाबला चलता रहेगा। मगर एक निहत्ता इंसान और एक टैंक पर आने वाले इंसान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
अच्छा मिशाल साहबा, हम देखते हैं कि जो कश्मीर की सूरत हाल है वो दुनिया से ढकी छुपी नहीं है। भारत ने जो वहाँ पर किया है वो सब कुछ है, वो चाहे आबादी के तनासुब को तब्दील करना हो, कश्मीर को जेल में तब्दील करना हो, लॉकडाउन लगाना हो, घरों की तलाशी में वहाँ पर मौजूद माओं की, बहनों की इज्जतों की बेहुरमती करना हो, या नौजवानों को शहीद करना हो। इस पर जब आलमी बिरादरी अपनी आँखें बंद कर ले, खामोश हो जाए, तो ऐसे में हुर्रियत रहनुमाओं और पाकिस्तानी जो हैं उनका क्या किरदार आपकी नज़र में होना चाहिए? देखिए, दिन ब दिन तेज़ी आती जा रही है इनके इक़दामात के अंदर। डिफरेंट पॉलिसीज़ जो हैं इंट्रोड्यूस की जाती हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर में, कि वहाँ पे जो आबादी का जो एक्चुअली जो कश्मीरी लोग हैं उनको मार्जिनलाइज़ करके, मिनिमाइज़ करके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन को मैक्सिमाइज़ किया जाए। जो आइडियोलॉजी आरएसएस और बीजेपी की को ज़्यादातर फॉलो करते हैं उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अकोमोडेट किया जा रहा है। हज़ारों एकड़ लैंड अलॉट की जा रही है इंडियन बिज़नेस कम्युनिटी को। इंडिया की जो स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ के, उनको यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट कोटा दिया जा रहा है। जो सीट्स कश्मीरियों की हैं अपनी स्टेट के अंदर, वो भी हक जो है एजुकेशन का भी, वो भी शिफ्ट किया जा रहा है हिंदुस्तानियों के लिए। फिर जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी सारी की सारी रीशफल कर दी गई है। कश्मीरी जो ब्यूरोक्रेसी में थे अपनी जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर, उनको भी वहाँ से निकाल के हिंदुस्तान की डिफरेंट स्टेट्स में फेंका जा रहा है, या उनको वहाँ से रिज़ाइन करने को फोर्स किया जा रहा है। और यहाँ पे सारे जो इंडियंस हैं, वो भी स्कूल ऑफ थॉट जो आरएसएस की है उसके फॉलोअर्स को, जो हार्ड कोर फैनाटिक हैं, उनको यहाँ पे डिप्यूट किया जा रहा है। ज़्यादातर जितनी भी इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं इस वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर में, सारी की सारी इंडियन सरकार और बीजेपी के कंट्रोल के अंदर हैं, और वो तहस नहस कर रहे हैं पूरी फैब्रिक वहाँ की पॉपुलेशन। और जिस तरीके से, जिस बेरहमी से वहाँ पे इशू किए जा रहे हैं स्टेट सब्जेक्ट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट्स, सिटीज़नशिप दी जा रही है नॉन कश्मीरीज़ को, ये बदतरीन खिलाफ वर्जी है यूएन की करारदादों की और एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी की, जहाँ पे लीगल है कि कोई जो नॉन कश्मीरी है वो वहाँ पे ना ज़मीन ले सकता है, ना स्टेट सब्जेक्ट मिल सकता है, जब तक कश्मीरी अपने फ्यूचर का फ़ैसला नहीं करते। ये कुछ हो रहा है, इस सब की हम बात करते हैं, रोज़ाना करते हैं, लेकिन आलमी बिरादरी खामोश है, आंखें बंद की हुई हैं कि कश्मीर में हो क्या रहा है। बहुत शुक्रिया मिशाल साहिबा साथ मौजूद थी, यहाँ पर हमसे गुफ्तगू कर रही थी। बढ़ते हैं आगे और सेगमेंट हाजिर है, अनदेखा पाकिस्तान। अनदेखा पाकिस्तान में हज़ारों साल पुराने शहर टेक्शा सला के बारे में आज हम बात करेंगे। आधे से ज़्यादा ये शहर ज़मीन के अंदर है। इस्लामाबाद के करीब ये शहर कैसा था, ये बताएंगे आबिद अली अपनी इस रिपोर्ट में। हाथ से बनाया गया, कोई स्केच नहीं, ये गूगल मैप नहीं, 2000 साल पुराना असल शहर है टेक्शा सिला। यहाँ से गुजरते हुए एहसास होता है घरों की दीवारें आज भी मौजूद हैं। यहाँ गलियां पर निकासी आब का निजाम महारत से तरतीब दिया गया। बुद्ध मत के मानने वालों की मरकजी इबादत गाह के निशान भी नजर आते हैं। सूरज की मदद से यहाँ वक्त देखा जाता था, फिर वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि कोई न बच सका। जब 5th सेंचुरी ईडी में वाइट हुन्स आए तो उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की, उन्हें बहुत तबाही मचा दी। उन्होंने जो जितने भी बुद्धिस्ट जो मानिस्ट्री थी, स्तूपा थे, उसको आगे लगाई। उन्हें शहरों को जो है ना तबाह बर्बाद कर दिया, आगे लगाए, उसको ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद जो है ना वो डिक्लाइन शुरू हो गया। फिर यहाँ पे उसके बाद ये कहीं दारुल खिलाफा नहीं रहा। इस मुकाम को बुद्ध मत, रूमी, पारसी, कुशान और मुसलमानों ने अपने अदवार में कई बार दारुल हुकूमत बनाया।
टेक्सला बहुत पुराने ज़माने से ये दारुल हुकूमत रहा है, कैपिटल रहा है। यहाँ हमारे साथ 3 कैपिटल सिटीज़ बहुत मशहूर हैं। एक जो है ना बीरमाउंट है, दूसरा सिरकप है और तीसरा सिरसुख है। जो बीरमाउंट है ये 6th सेंचुरी BC में, यानी 600 कबल मसीह में, जो यहाँ पे पर्शियन जो एम्पायर थी, अखमीनियन जो थे ना, उनके ज़माने में ये दारुल खिलाफा था। और ये वो शहर था जिसमें 3rd सेंचुरी BC में अलेक्जेंडर या सिकंदर आज़म जो है ना वो यहाँ पे आया था और उन्होंने तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा यहाँ पे स्टे भी किया था। इंडो ग्रीक आए जो अफ़गानिस्तान से आए थे और वो लोग थे जो सिकंदर आज़म से अफ़गानिस्तान में रह गए थे और उन्होंने वहाँ पे अपनी किंगडम कायम की थी। तो जब यहाँ आए, यहाँ पे काबिज़ हुए, तो उन्होंने सिरकप के नाम से अपना अलग एक शहर, बहुत खूबसूरत, बहुत मॉडर्न, जो मतलब एक टिपिकल ग्रीक सिटी उन्होंने बनाया। जब फिर कुशान आए 2nd सेंचुरी ED में, तो उन्होंने अपना दारुल खिलाफा जो है ना सिरसुख के नाम से अलग एक कायम किया। हजारों साल पुरानी जमीन पर कभी वफाकी दारुल हुकूमत जैसी रौनकें लगती थीं। यहाँ ही दुनिया की सबसे पहली ग्रामर जो है वो मरतब की गई, पानीनी ने मरतब की। यहाँ ही चर्क ने, जो दुनिया का पहला था सर्जन, उसने आंखों का ऑपरेशन किया। सर जॉन मार्शल ने 19वीं सदी के शुरू में इस मुकाम पर शहर दरियाफ्त किया, लेकिन मट्टी में दबे कई किलोमीटर रकबे का मुकम्मल खोज ना लगाया जा सका। यूं माजी का मशहूर टेक्सासिला आज उर्फ़े आम में टेक्सला बन चुका है। कैमरामैन सैयद वाजिद अली के साथ आबिद अली, समा टेक्सला। तो जनाब अब लोग बहुत सारे जो हैं इस जगह को टेक्सला के नाम से जानते हैं, इसलिए अब हम जब टेक्सला का नाम लेते हैं तो कहते हैं ये कौन सी जगह है, तो टेक्सला के नाम से। अच्छा जनाब आगे बढ़ते हैं। लास्ट रमज़ान में हर कोई दीवाना था एयरचल गाजी का। हमने देखा था कि भाई हर किसी के मोबाइल पे, लैपटॉप पे, घर में टीवी पे एयरचल गाजी लगा होता था और बस रोज़ा खोलने के बाद अफ्तारी से लेकर सहरी तक यही हो रहा था। इबादतें कम होती थी, एयरचल गाजी ज़्यादा देखा जाता था। बड़ा मशहूर हुआ, बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ ये ड्रामा पाकिस्तान में, और इससे मुतासिर होकर स्वाद से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों ने एयरचल गाजी का रीमेक बना लिया। नौजवानों ने खुद अपने खर्च से हथियार और लिबास तैयार करके पश्तो वर्जन में ये ड्रामा तैयार किया है, जो ईद पर अब रिलीज होगा। क्या बात है जनाब। समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन ने इस ड्रामे के मेन किरदारों से की है गुफ्तगू। आपको मिलवाते हैं, दिखाते हैं कि क्या सीन है जनाब, वहाँ पर क्या माहौल है। तुर्की का मशहूर ड्रामा सीरियल अरतुगरुल गाजी आज हर किसी की पसंद है। पाकिस्तान में भी ये ड्रामा इंतहाई मकबूल है, यहाँ तक कि नौजवान इस हद तक मुतासिर हो रहे हैं कि अब वो इस ड्रामे को भी बनाना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं स्वात के इलाके उड़ीग्राम में मौजूद हूँ और उड़ीग्राम के कुछ नौजवान हैं जो इस ड्रामे को बना रहे हैं पश्तो ज़बान में। हमारे साथ उसके मेन किरदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अरतुगरुल गाजी का जो किरदार अदा कर रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास बताएगा कि किस तरह ये जज्बा पैदा हुआ कि आप इस ड्रामे को बना रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है, मैं स्वात उड़ीग्राम से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं इस ड्रामे में अरतुगरुल का किरदार अदा कर रहा हूँ। पहले हमने ये ड्रामा देख लिया, फिर हमारे दिलों में जज्बा पैदा हो गया, तो फिर नूरुल्लाह, मैं किफ़ायतुल्लाह ने मशवरा किया कि क्यों ना हम ये ड्रामा बनाने की कोशिश करें। फिर हमने रिटन फॉर्म में भी लिख दिया। फिर हम जगह जगहों पर गए और अच्छे खूबसूरत सवात के, तो फिर हमने कहा कि इधर शूट करेंगे, इधर शूट करेंगे। फिर हम उधर गए, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट किया। 75% हमारा ड्रामा मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह 25% जो है वो ईद तक या ईद के 1 महीना बाद इंशाल्लाह कंप्लीट होगी, लेकिन ईद से के बाद हम इसको रिलीज़ करेंगे। अच्छा ये बताएगा कि इसके लिए जो लिबास या जो हथियार दरकार थे, तो इसके लिए आपको किसी ने सपोर्ट किया या आपने मदद आपके तहत सब कुछ कर रहे हैं? नहीं जी, किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया है। हमने खुद पहले आहिस्ता आहिस्ता हम लेदर से बना रहे थे, फिर हम चमड़े तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए। फिर ये वगैरह वर्दी जो है ये हमने सब खुद अपने पैसों पे किया है, किसी का ताउन हमारे साथ नहीं है। क्या ये भी इरादा है कि जो पाकिस्तान के गाजी रहे हैं, इस खित्ते के गाजी रहे, उन पर भी जो है आप ड्रामा बनाने की जो है वो इरादा रखते हैं? ये तो हमारा ख्वाहिश था। हम तो पहले चाहते थे कि हम महमूद गज़नवी पर ड्रामा बनाए, लेकिन
ये इस ड्रामे को मकबूलियत हासिल थी तो हमने ये स्टार्ट किया। तो इंशाल्लाह अब हमारा किरदार और हमारा एक्टिंग भी लोग देखेंगे। अगर कोई किसी ने कहा कि आप भी आओ हमारे साथ शामिल हो जाओ, किसी अगर पाकिस्तान में कोई ये ऐसा ड्रामा बना ले जो इस्लामी हो, तो अगर हमें शामिल करना चाहते तो हम इंशाल्लाह दिल से इसको इसके लिए आप तैयार रहेंगे। नूरगुल का किरदार आप अदा कर रहे हैं, तो क्या जज्बा है और नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरा नाम नूरुल्लाह है, मैं चौड़ीग्राम स्वाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं इस ड्रामे में नूरगुल का किरदार कर रहा हूँ। पहले मैं लोगों का ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये भरपूर दिलों का जज्बा चाहिए इसके लिए, और हमें ज़रूरत है लोगों की कि हम हमारे साथ ये ड्रामा बनवा लें। अच्छा, आप कौन सा किरदार अदा कर रहे हैं और आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं इस ड्रामे में बमसी का रोल अदा कर रहा हूँ। मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इसमें ये इस्लाम से भरी हुई हिस्ट्री है, आप लोग भी देखें और ये इसको बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये हमें इस्लाम का जज्बा दे रहे हैं और जिहाद भी सिखा रहे हैं कि किस तरह हमें जिहाद करना है। बहुत शुक्रिया, आपने मेन किरदारों की बातें सुनी। इनका ये कहना था कि एक जज्बा ईमानी था जिसके तहत उन्होंने ये ड्रामा शुरू किया है, और इनकी ये भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की भी जितनी भी गाजी रह चुके हैं या बड़े लोग रह चुके हैं उन पर भी वो ड्रामा बनाने के लिए तैयार है, लेकिन इन्हें सिर्फ सपोर्ट चाहिए। अगर इन्हें सपोर्ट दी जाए और इनकी मदद की जाए तो वो जो है दीगर पाकिस्तान के या जो इस खित्ते के गाजी रह चुके हैं या बड़े लोग रह चुके हैं उन पर भी ड्रामा बनाने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया सैयद शहाबुद्दीन, आपने हमें अब इनसे मुलाकात भी आपने कराई। हलीमा सुल्तान नहीं थी, कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ तक बात हो रही है मशहूरी की, अरतुल गाजी तो मशहूर हुए, ये ड्रामा तो मशहूर हुआ, अपना क्या मशहूर हुआ जनाब? पिछले चंद सालों में गांव की लड़की मशहूर हुई, हरीम मशहूर हुई। हरीम को आज भी गांव की याद सताती है, उनसे करेंगे इससे मुतालिक बात, हम नहीं करेंगे, बात हुई भी दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। किसको पता था टिकटॉक आएगा और बहुत सारे लोगों को शोहरत की बुलंदियों पर ले जाएगा। एक ऐसी ही लड़की है ना, एक ऐसी खूबरू हसीना जो कि गांव से ताल्लुक़ रखती, और जब उन्होंने टिकटॉक ज्वाइन किया तो जनाब हर किसी की पसंदीदा बन गई। हरीम शाह की हम बात कर रहे हैं, और जनाब जब वो कराची पहुंची तो हमने कहा कि इस मौके को हाथ से नहीं जाने देते। हम तो खैर नहीं गए, रेहान अहमद साहब चले गए, उनसे बातचीत की, उन्होंने क्या बातें हुई हैं आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ठीक ठाक है माशाल्लाह, हमेशा की तरह खूबसूरत। बस आपसे थोड़ा कम। अरे यार शर्मिंदा कर रही है। तो ये है माशाल्लाह आपका ज़बरदस्त सा वो घर जहाँ पे आप सुकून से रहती हैं और एंजॉय करती हैं अपनी फुर्सत के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा एक बहुत ही सिंपल सा घर है, और बहुत शुक्रिया कि आपने अपने घर पे दावत दी, हमें घर पे बुलाया। बस मुझे बहुत खुशी होती है कि जब आप जैसे मुआज़्ज़िज़ लोग मेरे घर में आते हैं तो मेरी खुशी को चार चांद लग जाते हैं। तो ये है वो जगह जहाँ बैठना मुझे बहुत पसंद है, बाहर के नज़ारों को भी इंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हरीम शाह का जो बचपन था वो कैसा था? हरीम के पेरेंट्स कैसे थे? हरीम के जो फ्रेंड्स थे वो कैसे थे? नाटी भी था एक तरह से, मैं शरीर भी थी, शरारती भी थी, और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें बहुत इनोसेंट थी मेरे अंदर। तो बस एक एतदाल में, एक दरमियानी राह में ही गुजरा। तो शरारतें, जो आपने कहा कि आप नॉटी थी, तो शरारतें किस तरह की करती थी? मैं शरारतें ऐसे करती थी दूसरों के जाके, वो चूँकि मैं गांव में मेरा बचपन था, गांव में पली बड़ी थी, और बाहर निकल के कज़नों के साथ दूसरों की फसलों में घुस जाना, वहाँ के जो सीजनल फ्रूट होते थे या कुछ होते थे वो तोड़ के घर ले आना, और गांव के लोग ऐसे होते थे फ़ौरन घर पहुँच जाते थे, आपकी बेटी ने ये किया है, फिर मुझे जूते पड़ते थे। दोस्त आपके कौन थे और किस तरह के थे? मेरी बचपन, चूँकि मैं 5th तक बचपन में थी और थोड़ी बहुत मेमोरी मुझे याद है। हम 4th में होती थी कि 5th क्लास में होती थी, मेरी एक बचपन की दोस्त होती थी, हमने KG से साथ पढ़ा था, और हम मतलब नेबर भी थे। तो उस वक़्त उसके पास एक छोटी सी बकरी का बच्चा होता था, प्यारा सा, और मुझे बड़ा शौक़ होता था, हम उस बकरी के बच्चे को लेके निकल जाते थे। सारा दिन रस्सी पकड़ के हम उसको घुमाते रहते थे और पूरे गांव की सैर करके वापस आते थे, और शाम को मेरी आगे आगे में होती थी और पीछे मेरी अम्मी मुझे ढूंढ रही होती थी कि कहाँ चली गई। गाँव की जो तुम्हारी ज़िंदगी थी उसमें तुमने कभी सोचा था कि इतना फेम मिलेगा कि पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान के अलावा
दुनिया के हर मुल्क में जहाँ पे भी लोग उर्दू समझने वाले मौजूद हैं वो तुम्हें पहचानते हैं? कभी सोचा भी नहीं था ख्वाब में भी कि ऐसा कभी होगा। बस अल्लाह की देन है और मैं उस रब की मशकूर हूँ कि मेरी सोच से भी बढ़ के मुझे मिला और पता नहीं कैसे मिला। ये जो आइडिया तुम्हें पहली दफ़ा आया कि मैं वीडियोस बनाऊं और सोशल मीडिया पे एक्टिव होना, कि कोई तुम्हारी इंस्पिरेशन था जिससे मुतासर होकर तुमने ये सब कुछ शुरू किया? नहीं, ऐसा कोई नहीं था कि जिससे मैंने मुतासर होकर किया। मुझे पता भी नहीं था कि एक टिकटॉक ऐप है। उससे पहले ये है कि मैं जब हॉस्टल में आई थी, एजुकेशन के साथ साथ डिफरेंट मुझे अच्छा लगता था कि मैं इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारूँ और छुप के मैं हॉस्टल में होती थी, घर में पता भी नहीं होता था कि हॉस्टल के साथ साथ मेरी जब क्लासें ख़त्म हो रही होती थी तो मैं इवनिंग में जॉब करती थी। तो बस अचानक से बग़ैर किसी कोई विजन ऐसा नहीं था, ना कोई ऐसा वो था कि वीडियोस ऐसे बनानी है ताकि लोग हमसे कुछ सीख सकें। पिछले दिनों तुम्हारे कत्ल के हवाले से खबर भी फैली कि हरीम शाह जो है उसको शूट कर दिया गया है। ये जो सफ़र है सारा जो तुमने उस गांव से लेके यहाँ तक जो तय किया, कभी पछतावा होता है कि मैं किस चीज़ में पड़ गई? देखें, पछताता हमेशा वो है जो जिसकी अपनी इंटेंशन दुरुस्त नहीं होती। तो आपके अपने अंदर भी एक ज़मीर है। जब आप कुछ गलत कर रहे होते तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल रहा होता है कि इनफ, ये मैंने गलत कर लिया, लेकिन आपकी अपनी मतलब इंटेंशन दुरुस्त है और आप कोई काम कर रहे हो तो उसको लोग कंट्रोवर्शियल कह रहे हैं या कंट्रोवर्सी है जो भी मतलब कह रहे हैं और उस पर आपको तनकीद का निशाना बनाया जाए और उस पर अगर आपके जालिसीन जेलस हो के कुछ करें तो वो आपने दुरुस्त किए, आपकी इंटेंशन दुरुस्त थी। हरीम, ये बताओ कि खुदा न खास्ता इंसान की ज़िंदगी में 4 दोस्त होते हैं, 4 दुश्मन भी होते हैं। कभी अगर ये सच ही हो गया और तुम पे कातलाना हमला हुआ और तुम्हारे दुश्मन कामयाब हो गए, तुम कुछ नाम नॉमिनेट करना चाहोगी? तुम्हारे जहन में कुछ ऐसा है कि कुछ तुम्हारे मखसूस दुश्मन हैं जो ये कर सकते हैं? बिल्कुल, मेरे जिनको एक तो ये कि आस्तीन का सांप हमेशा आपके अपने ही होते हैं। पता नहीं क्यों वो आपके साथ रह के वो सब कुछ करके वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। तो मेरे ख्याल में मेरे दोस्त मेरे आस्तीन का सांप है जो जिनके साथ मैं जितना अच्छा करने की कोशिश करती हूँ वो इतना ही मुझ पे अटैक करते हैं और इतना ही मुझे डैमेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरती। हरीम, सारा मैं देखता हूँ कि सारे पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं उनके स्कैंडल्स तुम्हारे हवाले से सामने आए, वीडियोस जो हैं वो तुमने उनकी वायरल की, बाज़ लोगों की टेलीफोन कॉल्स तुमने वायरल की। तुम्हें डर नहीं अपनी जान का, या तुम्हारे पीछे कौन है ऐसा जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है? मेरे पीछे शहर रशीद साहब। उन्होंने शादी इसीलिए तो नहीं की, उन्होंने कहा अगर शादी करता तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो थी, हावी थी, तो मैं एक पूरे पाकिस्तान पे बारी हूँ, तो ऐसा ना हो कि मैं मतलब एक मुनफरिद सोच के साथ और एक अकेलेपन के साथ सिर्फ तुम्हारी ही हिफाजत का तयन करूं, तुम्हारी ही प्रोटेक्शन करूं। तो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो मेरे पीछे शहर रशीद साहब हैं, तो मेरी ही वजह से उन्होंने शादी नहीं की। हरीम शाह जो है वो एक लड़की भी तो है, तो लड़की अगर है तो जाहिर है कि एक बहुत खूबसूरत दिल होगा उसका। बहुत खूबसूरत दिल है मेरा, मेरे दिल में किसी के लिए नफरत नहीं। तो तुमने कभी किसी पे तुम्हारा ये दिल आया, किसी से मोहब्बत हुई तुम्हें? मुझे रोज़ होती है मोहब्बत किस तरह की? देखें, बिल्कुल अगर आप इंसान हो तो आप तब तक इंसान हो जब तक आप दूसरों से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, आपके पास एक मोहब्बत करने वाला दिल है, आपके अंदर फीलिंग्स मौजूद हैं, तो आप इंसान हो। तो एक इंसानियत के नाते, एक इंसान होने के नाते मुझे भी बहुत सारे लोगों से प्यार हुआ। मेरा जो इशारा है इस वक्त वो अच्छा, वो वाली मोहब्बत के शादी हो जाए, क्रश हो जाए, वो हो जाए, वो होता तो मैं इतनी जल्दबाज हूँ कि मैं बहुत ही कुछ भी हो ना, चाहे मेरे हक़ में बेहतर हो या नहीं, ये मैंने करने तो उसके हुसूल के लिए मैं बहुत आगे चली जाती हूँ। तो अगर ऐसा कुछ होता तो अभी तक मख्फी ना होता। 2 बातें मुझे लगती हैं। मुझे लगता है या तो हरीम शाह अपनी सक्सेस, अपनी कामयाबी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती, नंबर 1, और नंबर 2 ये है, या तो हरीम शाह को डर लगता है शादी के बाद की ज़िंदगी से कि पता नहीं वो जो लाइफ पार्टनर है वो कैसा मिले, क्या हो। मैं शादी की बाद की ज़िंदगी से कभी भी नहीं, क्योंकि आपका जो स्पाउस है वो तो ऑलरेडी आपका एक है कि वो जोड़े आसमानों पे बनते हैं, और अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ को जोड़ों के बगैर नहीं पैदा किया। अल्लाह खुद कहते हैं कि मैंने हर चीज़ को जोड़ों की शक्ल में पैदा की है। तो अभी तक मेरी अपनी दिल में कभी वो ख्याल ही नहीं आया कि मेरा कोई स्पाउस होना चाहिए, मेरा कोई जोड़ा होना चाहिए, मेरा कोई ऐसा होना चाहिए। पता नहीं क्यों अभी इस तरफ मेरा माइंड ही नहीं गया। कब तक इरादा है शादी का? कब तक इरादा शादी का? अभी फिलहाल कोई इरादा नहीं है, अभी इरादे कुछ और है। मतलब 2021, 22, 23, 24, अभी 25 मेरी शादी की एज ही गुजर गई है। ये थी हमारी हरीम शाह से मुलाकात।
मुख्तसर मुलाकात थी, लेकिन बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो इससे पहले कभी हरीम शाह ने इतनी तफसील से शायद ना की हो या अपने दिल को इस तरह से खोल के देखने वालों के सामने ना रखा हो। इरादों की एक बहुत पक्की लड़की, एक बहुत मजबूत मंसूबों के साथ ज़िंदगी गुजारने वाली लड़की, जिसकी आंखों में मुस्तकबिल के ख्वाब भी हैं, जो अपने हाल को भी बड़ी खूबसूरती के साथ लेके चलना चाहती है और जो किसी से खौफजदा भी नहीं है। ज़बरदस्त जी। अब हमें फ़ौरन से एक ब्रेक लेने, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस। ये रिपोर्ट आपने देखी, कराची के जिस हॉस्पिटल में ये कामयाब ऑपरेशन हुआ, उनके मेडिकल डायरेक्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मज़हर निज़ाम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये सेगमेंट भी हम कर रहे हैं, इसका शायद मकसद यही है कि लोगों को ये अवेयरनेस दी जाए कि खुदा न खास्ता अगर ऐसा हादसा हो जाए तो कितना ज़रूरी है कि कोई टोटका ना किया जाए, किसी अताई डॉक्टर के पास ना जाए, बल्कि एक हॉस्पिटल में जाएँ, एक डॉक्टर से रुजू करें, और जितना जल्दी करेंगे उतना ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ देखिए, अगर जिस्म का जैसे आपने बताया कि कोई भी हिस्सा कटे तो उसमें लिम्स जो है या कान जो है वो ज़्यादातर हम जोड़ सकते हैं। अच्छा। और जो अगर हिस्से निकल जाएं स्किन के तो वो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन वो चीज़ जो बिल्कुल कट के जिस्म से अलग हो जाए, जिसकी कि ब्लड सप्लाई एक्टिव ना हो और उसके साथ इंटैक्ट ना हो, उसको जोड़ा जा सकता है। अच्छा। जिसमें उंगलियां हो गई, अंगूठा हो गया, कलाई, हाथ हो गया, बाजू हो गया, तक अपर आर्म से भी अगर कटे तो आप उसको जोड़ सकते हैं। अच्छा। लेकिन उसके लिए टाइम बहुत ज़रूरी है कि जो टाइम अगर आपका नीचे वाला हिस्सा या उंगली वाला है तो वो इस्कीमिया टाइम, यानी जिसको अगर ब्लड नहीं मिले तो वो देर तक सर्वाइव कर सकता है। अच्छा। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे आपके हाथ में, बाजू में, पैर में, टांगों में उसमें मसल की क्वांटिटी बढ़ती जाती है। अच्छा। और जहाँ मसल ज़्यादा होता है वो बग़ैर ब्लड के बहुत देर तक सर्वाइव नहीं कर पाता। अच्छा। तो इसलिए उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचें ताकि डॉक्टर्स अपना काम करें, क्योंकि बड़ा लेंदी ऑपरेशन होता है। जो चीज़ कट गई है उसमें से हमें उसकी आर्टरीज और वेन्स जो हैं उसको पहले डिसेक्ट आउट करके करना पड़ता है, और बाकी नर्व्स जो हैं, टेंडन, बोन, सबको अलग अलग करना पड़ता है ताकि हम जब ज्वाइन करें तो उस जहाँ से जिस्म के जिस हिस्से से कटा है वो सबको एक जो चीज़ जहाँ की होती है वहाँ लाएं, और जो चीज़ जो कट गई है उसको उसी पार्ट से जोड़ें जिसका वो फंक्शन हो। ठीक है। और ज़रा डॉक्टर साहब के अगर फिंगर कटेगी, जिस तरह आपने कहा कि उसमें वक्त जो है वो थोड़ा ज़्यादा भी गुजर जाए तो इतना मसला नहीं होता, आप लोग लगाते हैं, तो मुझे सर बता दें कि खुदा ना खास्ता अगर फिंगर कट जाए कितने घंटे तक वो सर्वाइव कर लेता है मामला, कि अगर लेकर जाएंगे हॉस्पिटल तो जुड़ जाएगा, और इसी तरह जब ऊपर जाते जाएंगे फॉर एग्जाम्पल पूरा अगर लिम्ब कट गया है तो कितने घंटे? हाँ, इन जनरल जो मसल जो है वो 4 घंटे से ज़्यादा सही सर्वाइव नहीं करता। ठीक है। आपको विद इन 4 to 6 आवर्स हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए। ओके। उंगलियों में मैं अगर कहूँ कि ज़्यादा सर्वाइव करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप देर करें या जो भी जिसके साथ भी हो वो देर करे। जितनी जल्दी पहुँचेगा उतना उसके सर्वाइवल के चांसेस होंगे अच्छे, और उतने ही उसका बाद में काम करने के चांसेस अच्छे होंगे। लेकिन इस केस में अगर हम आ जाएं सर, ये जो अब्दुल बासित थे जी, अब ज़ाहिर है कि पहुँच गए, 10 घंटे का तवील ऑपरेशन हुआ, वो जुड़ गया, तो अभी कंडीशन क्या है, और बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन उसका हैंड की जो मूवमेंट है वो कब तक बहाल हो जाएगी, कितना वक्त लगता है ऐसे केस में? अभी जैसे 2 हफ्ते हो उसके हो गए हैं, 2 हफ्ते से ज़रा ऊपर, तो उसका हाथ बिल्कुल वेस्कुलर है, कोई हमें उसमें इन्फेक्शन के साइन नहीं मिले, उसको इनफेक्ट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया सर हमने। लेकिन जो भी चीज़ें जुड़ी हैं जैसे टेंडन, उसको जुड़ने में, उसमें ताकत वापस आने में कि आप उससे कोई काम करा सकें, कम से कम भी जी बिल्कुल, कि इतनी ताकत हो कि अपना वो अपना काम कर सके ना, उसमें कम से कम भी 6 हफ्ते लगते हैं। 6 हफ्ते लगेंगे। बोन को जोड़ने में 3 महीने से थोड़ा कम लगता है कि उसमें उसकी ताकत आ जाए। तो हम उसकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करेंगे ताकि जो चीज़ें जोड़ी हैं वो आपस में भी ना जुड़ जाएं, ताकि उसके काम जो टेंडन्स इंडिविजुअली जो काम करना है उसको वो करते रहें। इसी तरह उसको किसी भी तरीके से हम प्रोटेक्टेड मूवमेंट कराते रहेंगे ताकि उसकी मूवमेंट भी रहे और जो उसके हीलिंग का जो इफेक्ट है वो भी चलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताएं कि इस तरह के अभी तक आपने कितने ऑपरेशंस किए और कितने हद तक कामयाबी आपको देखने में आई है? हमने पटेल हॉस्पिटल में तकरीबन 4 किए हैं, जिनमें से आप समझो कि 2 तो पूरे सर्वाइव और वो बाजू के ही थे?
हाँ, एक हाथ का जो अभी रिसेंटली हुआ, एक बाजू का था। डॉक्टर छोटी बच्ची का था? जी बाजू वाला। डॉक्टर आकिल शाह दोनों में इन्वॉल्व थे, मेन सर्जन वही थे। हमारे ही डिपार्टमेंट के हैं। और वो बच्ची भी बिल्कुल माशाल्लाह, उसका हाथ ऐसा है कि वो पूरा काम कर रही है। जाहिर है जब कट गया, वो आए थे इंटीरियर सिंध से, काफ़ी दूर से आए थे। अच्छी बात ये हुई कि उन्होंने हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट कर लिया कि जो बाजू कट गया है उसका क्या किया जाए, क्योंकि अगर आप उसको बिल्कुल गर्म रहने दें, मतलब किसी चीज़ में ठंडी चीज़ में नहीं रखें, तो वो 4 घंटे भी सर्वाइव नहीं करेगा उसके मसल्स। अच्छा, तो जो कट जाए, हाँ, ये भी आप ये बड़ा अच्छा बता रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना है, प्लीज़ सर बताएंगे। पहले ये आपको सबसे पहला काम ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से अस्पताल हैं जो इस बात की कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो नियरेस्ट हॉस्पिटल ऐसा कौन सा, ये मालूम होना चाहिए कहाँ है, जहाँ भी है, क्योंकि आप ट्रैवल टाइम आपने कहा इंटीरियर सिंध से वो आए थे जी, वो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि जानने वाले थे, तो फिर उन्होंने डायरेक्ट फ़ोन किया और हम ये काम करते हैं। तो डॉक्टर आकिल, लेकिन सर इंटीरियर सिंध से आना घंटे लग जाते हैं, घंटों लग जाते हैं। शी वाज लकी के उसको इस तरह कट हुआ। अच्छा, इसमें आप जब डॉक्टर से बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, तो वो आपको बताएगा कि जो पार्ट कटा हुआ है उसके साथ क्या करें। उसमें इन जनरल उसमें करना ये होता है कि उसको आप रनिंग टैप वाटर से अच्छी तरह धो लें, ताकि जो भी गंदगी है, जो भी जरासीम हैं, वो इन जनरल साफ़ हो जाए। ठीक है। फिर उसको एक आप जो है क्या कहते हैं, गीले कपड़े में लपेट के उसको एक प्लास्टिक की थैली में बंद कर दें। अच्छा, एयर टाइट कर दें। एयर टाइट कर दें, ताकि, और फिर एक कंटेनर लें जिसमें बर्फ़ डालें और उसमें पानी डाल दें। वो पार्ट जो है उस ठंडे पानी में होना चाहिए। पॉलीथीन की थैली में होगा ताकि पानी अंदर ना जा सके। अच्छा, डायरेक्ट बर्फ़ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको ये मालूम है कि कोई चीज़ अगर बर्फ़ पे डायरेक्ट बहुत देर तक की रखा जाए तो वो भी समझो कि ख़राब हो सकती है। आप जहाँ गर्मी से जल के ख़राब हो जाती है, बर्फ़ से फ्रॉस्टिंग हो जाएगी, वो पार्ट भी ज़ाया हो सकता है। तो डायरेक्ट बर्फ़ पे ना हो, लेकिन ठंडे पानी में हो। ज़बरदस्त। उसको लेके आएँ और आप कर दें, क्योंकि सर अक्सर ये हमने देखा कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो जाए कि थोड़ा सा फिंगर का पोर्शन कट गया है, तो वो इसी तरह रखते हैं, ऊपर पट्टी बांधी और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। क्या ये गलत तरीका है? नहीं, ये गलत तरीका है। अगर वो बिल्कुल जुदा नहीं हुआ है आपके जिस्म से, नहीं, अगर बिल्कुल जुदा हो गया तब भी जुदा हो गया तो शायद इस तरह मुनासिब नहीं है। आप अगर आपका हॉस्पिटल करीब है तो मेरे ख्याल से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपको 3-4 घंटे तो फिर फ़र्क पड़ेगा। फिर आपने जो तरीका बताया उस तरह उसे पॉलीथीन बैग में डाल के एयर टाइट करके बर्फ़ में डाल के लेकर जाना है। ठीक है सर, आप मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं कि ये तो हो गया लिम्स की बात, जिस तरह कान कट जाए, नाक, होंठ, क्या कोई और पार्ट या स्किन, तो उसके मामले में क्या है? वहाँ भी मसल पे डिपेंड करता है, बिकॉज कान की बात करता है, मसल तो यहाँ पे नहीं है, ये तो कार्टिलेज बोन है, तो फिर उसमें कितना टाइम होता है? क्या ये भी इजीली जुड़ जाता है? नहीं, कान मुश्किल है, क्योंकि जितनी वेसल छोटी होगी उसको उतना एनास्टमोस या जोड़ने में मुश्किल होती है। लेकिन देखें, कट गया और ले आए, इसमें एक और फैक्टर जो हमने अभी बात नहीं की है, वो ये कि किस तरीके से कटा है, ये जिस्म से किस तरीके से जुदा हुआ है। अच्छा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी का बाजू एक समझेंगे ट्रक के व्हील में आके ज़ाया हुआ है, या पैर जो है उसके व्हील में आके ज़ाया हुआ है, तो चांसेस ये हैं कि आप उसको दोबारा नहीं लगा सकते। मसल सारा का सारा सब क्रश हो गया, बोन क्रश हो गई, मसल क्रश हो गया, तो वो इतना जो गैप है आप उसको फिल नहीं कर सकेंगे, वो नहीं लग पाएगा। लेकिन इसके बरक्स अगर आप ये देखें कि किसी शार्प चीज़ से एक झटके से कटा है, तो उसमें ये चांसेस ये होंगे कि ऊपर भी कोई बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुए होंगे मसल, नीचे भी नहीं हुए होंगे, और उनको जोड़ना आसान से ज़्यादा ये बोलेंगे हम जोड़ सकते हैं, हमारी एबिलिटी है कि जोड़ें, यानी इसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे ना वापस जुड़ने के। जी, क्योंकि जितना आगे पीछे के टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, और इस तरह डैमेज कि आप उसको अगर उसकी ब्लड सप्लाई इस्टेब्लिश भी करते हैं तो भी वो काम ना करें, तो फिर वो वाला नहीं लगता। तो इसके लिए एक और फैक्टर है कि किस तरीके से ये इंजरी बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन एक बात मुझे और बताएं, तो आप बात करें ना कि ब्लड वेजल्स का जुड़ना और मसल का जुड़ना, लेकिन नर्व्स का क्या मामला होता है? वो भी जोड़ते हैं, वो मैंने इसलिए इसका पहले जिक्र नहीं किया। देखिए, हर चीज़ जोड़नी होगी ना, आपको नर्व्स भी जोड़नी होगी, आपको टेंडन्स भी जोड़ने होंगे, मसल्स भी जोड़ने होंगे, बोन भी जोड़ना होगा। तो इसका एक पूरा सीक्वेंस होता है जिस हिसाब से हम जाते हैं।
आर्टरी और वेन का मैंने ज़्यादा जिक्र इसलिए किया कि हम सबको मालूम है कि ब्लड सप्लाई और ब्लड सप्लाई जब तक नहीं पहुंचे तो वो सर्वाइव नहीं करता। सही है। लेकिन उससे पहले हमें उसकी हड्डियों को स्टेबलाइज करना होता है, क्योंकि अगर हमने ब्लड सप्लाई इस्टेब्लिश कर दी और फिर हड्डी, आपको पता है ज़्यादा उसमें जोर लगता है। अगर हम वो बाद में जोड़ेंगे तो मालूम है जो ब्लड सप्लाई इस्टेब्लिश की है वो पहले हड्डी, फिर ब्लड वेसल्स, फिर नर्व्स। पहले हड्डी, फिर हम टेंडेंस करते हैं अगर हमारे पास टाइम है। वक्त बड़ा मैटर करता है ना कि आपने वक्त को बचाया, और वक्त पे अगर आप पेशेंट को ले आए तो जनाब हाथ है या खुदा ना खास्ता कोई और आपके जिस्म का अज़ा है तो वो जुड़ जाएगा। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे। वो बहुत सारे लोग जो के बारे में नहीं पता था, आगाही जानकर यकीनन वो खुदा ना खास्ता अगर आने वाली ज़िंदगी में उनके साथ ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो वो ये चीज़ें ज़रूर अपनाएंगे। आगे बढ़ते हैं जनाब। जहाज़ों के मॉडल बनाने का शौक़ बेमिसाल महारत में बदल गया। 3 दोस्तों की पायलट बनने की ख्वाहिश पूरी तो नहीं हुई, उन्होंने अपने ख्वाबों की तकमील के लिए नया हल ढूंढा है। आयशा अता ने रिपोर्ट अपनी तैयार की है, उस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि वो हल क्या है। लाहौर के रिहायशी 3 दोस्त, तीनों ही पायलट बनने के ख्वाहिशमंद। बचपन से देखा ख्वाब पूरा ना हुआ तो जहाजों के मॉडल्स तैयार करके अपने शौक की तस्कीन करने लगे। टीपू, उमैर और सफा पेशे के एतबार से बिजनेसमैन ठहरे, मगर उमैर का दिल आज भी बचपन की यादों में गुम है। हॉबी 1993 में शुरू की थी जब मैं 8 साल का था। मैंने अभी तक ओवरऑल कोई 150 प्लस जो है मॉडल्स बनाए हैं, मुख्तलिफ जहाज़ों के, गाड़ियों के, शिप्स के। राइट ब्रदर्स का बनाया हुआ पहला जहाज हो या कोई जंगी जहाज, हर मॉडल आपको बनाने वाले की महारत का सबूत देगा। छोटे स्केल में अगर जाते हैं तो उसमें से 2 से 3 दिन लगते हैं, और अगर बड़े स्केल पे जाएंगे तो 10 से 15 दिन लगते हैं आपको मॉडल बनाने में। टीपू का कहना है कि उन्होंने स्केल मॉडलिंग एसोसिएशन के नाम से एक क्लब भी बना रखा है। क्लब बनाने का मकसद ये है कि हम जो आगे हमारे फ्यूचर के जो अब हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, वो लोग भी इस हॉबी में आए। हर हफ्ते छुट्टी के रोज ये दोस्त ना सिर्फ मिलकर जहाज तैयार करते हैं बल्कि नए आइडियाज पर भी गुफ्तगू होती है। मॉडल जहाज बनाने के माहिर इन दोस्तों का कहना है कि इनका अगला कदम अपने इस शौक को बच्चों में मुतारिफ कराना है ताकि उन्हें किसी सेहतमंदाना सरगर्मी में मसरूफ किया जाए। कैमरामैन नदीम सादी के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। जनाब अभी हमने क्या करना है, अभी हमने एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे बहुत सारी बातें करेंगे, आपने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक जनाब। शुएब आप वर्जिश करते हैं? बहुत ज्यादा। अच्छा, मैंने तो कभी नहीं देखा। वो आपके सामने थोड़ी करूंगा मैं वर्जिश। हम एक्सरसाइज की बात करने लगे हैं जनाब, हाँ। जो कि हम में से बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, हम सबकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक्सरसाइज करें, लेकिन हम ये बात मानते नहीं। गैलप की हालिया सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में 10% लोग ये कहते हैं कि वो एक्सरसाइज नहीं करते। जनाब पाकिस्तानियों की अगर हम बात कर लें तो इसकी शरह 35% है। दुनिया भर में 21% अफराद कभी कभी एक्सरसाइज कर लेते हैं, जबकि पाकिस्तान में ऐसे अफराद की शरह सिर्फ 15% है जो कभी कभी करते हैं। इसके बरक्स एक्सरसाइज करने वालों की अक्सरियत की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में सिर्फ 15% अफराद हैं जो कि बाकायदगी से एक्सरसाइज करते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, जबकि अगर पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो ये शरह कम यानी 13% है। इसी तमाम तर मामले पर हमें ज्वाइन किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल गिलानी ने। बिलाल अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आप कैसी हैं, खैरियत से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी हूँ। आप मुझे ये बताएं, आप वर्जिश करते हैं? आप किस वाले उस परसेंटेज में है? बिल्कुल, मैं जो कुछ हद तक वर्जिश करने वाले अफराद में हूँ, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता। ओके, अब मुझे बताएं बिलाल कि ये जो सर्वे है इससे मुतालिक ना एक कन्फ्यूजन थी मेरी, ये कि सबसे ज़्यादा वर्जिश ना करने वाले भी पाकिस्तानी और जो सबसे ज़्यादा वर्जिश करते हैं उस परसेंटेज में भी पाकिस्तानी, ये क्या मामला है? बिल्कुल, हमने इसको, मैं आपको थोड़ा सा सर्वे का बैकग्राउंड भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो तकरीबन ये कोई 1200-1300 अफराद पर मबनी सर्वे किया गया, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि जो हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलके कोई अनदर 20 ऑड कंट्रीज़ में भी किया गया। तो इसमें जो बहुत ज़्यादा यानी वेरी ऑफ्टन करने वाले अफराद जो एक्सरसाइज करते हैं उनमें तकरीबन पाकिस्तान और दुनिया भर में कोई बहुत फ़र्क नहीं है। 13% और 15% में जो स्टेटिस्टिकल कंपैरिजन होता है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मगर सबसे ज़्यादा जो तशवीशनाक बात है वो ये कि
जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज ना करने वाले अफराद जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। यानी 1/3 पाकिस्तानी ये कहते हैं कि वो किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज नहीं करते। हमने इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन भी करके देखा कि क्या तमाम तर पाकिस्तानी ऐसा ही सोच करते हैं, तो हमने देखा कि ख़वातीन में ये शरह इससे भी ज़्यादा है। वहाँ पर तकरीबन 40, वो अराउंड 40% है। और दुनिया भर में कितनी है? में इससे आई थिंक थोड़े से ज़्यादा है, और मर्दों से ज़्यादा, मगर 12 या 13% है। तो पाकिस्तानी ख़वातीन भी नहीं करती। एक और जो सॉरी बिलाल, लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि ये वाली फिगर आप बता रहे हैं कि दुनिया भर में तकरीबन 12 से 13% ख़वातीन एक्सरसाइज नहीं कर रही, और हमारे यहाँ इसकी जो परसेंटेज है वो 40% है। ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और इसकी अगर हम जो एक हमें अलार्मिंग चीज़ लगी वो ये भी थी कि जब हमने इसका एज ब्रेक डाउन किया तो हमारा ये ख्याल था कि हो सकता है कि बड़ी उम्र के अफराद एक्सरसाइज ना करते हों, तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज ना करने वाली शरह जो पाई गई वो 18 से 25 साल के अफराद में थी। अच्छा। तो मालूम ये हुआ कि वो या तो वो ऑफिस जाते हैं तो वहाँ बैठे रहते हैं, या वो यूनिवर्सिटी जाते हैं तो किसी ट्रांसपोर्टेशन से चले गए, बस फिर वहाँ जाके बैठे रहे। तो एक्सरसाइज अनफॉर्चुनेटली यंगर जनरेशन भी नहीं कर पा रही, ख़वातीन नहीं कर पा रही। हमने इसकी थोड़ी सी वजूहात भी जानने की कोशिश की जी। तो उसमें एक जो इंटरेस्टिंग बात लगी, हमने उन लोगों से सवाल किया कि क्या आपके घर के करीब कोई पार्क है, तो सिर्फ 20% पाकिस्तानियों ने ये कहा कि उनके घर के करीब कोई पार्क या कोई रिक्रिएशनल एमेनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। 80% पाकिस्तानी ऐसे हैं कि जिनके घर के आसपास कोई पार्क या एक्सरसाइज करने की कोई जगह मौजूद। 80% ने जो कहा कि जगह मौजूद नहीं है, वाकई जगह मौजूद नहीं है, इनको पता नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर आप कुछ लोगों ने इस पे जियो स्पेशल एनालिसिस भी किया कि हमारे शहरों में अब कोई ग्रीन स्पेसेस ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जी। तो उसमें भी एनालिसिस में यही पता चला कि आप कराची ख़ास तौर पे अनफॉर्चुनेटली वहाँ चाइना कटिंग हो गई और पार्कों की ज़मीन के ऊपर बिल्डिंग्स बन गई, प्लानिंग अच्छी नहीं हो पाई, तो इसलिए शहर बन गए मगर कोई पब्लिक स्पेसेस नहीं क्रिएट हुई। तो एक वजह ये कि अवेलेबिलिटी नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं वो भी इसी तरह से अलार्मिंग है, जैसे एक्सरसाइज ना करना अलार्मिंग हद तक है। तो एक स्टडी की गई एक जो आगा खान यूनिवर्सिटी है इन्होंने की, उसमें उन्होंने देखा कि 58% पाकिस्तानी जो हैं वो या वज़न उनका ज़्यादा है या उनको ओबीज़ कैटेगरी में डाला जा सकता है, जो कि एक्सेप्शनली ओवरवेट। इसी तरह से 1 in 5 पाकिस्तानी जो हैं उनको अब डायबिटीज़ है, और ये कोई पिछले 30 साल में शरह जो है वो 6 से 7% थी जो अब 20% हो गई है। तो एक्सरसाइज ना करने की जो प्रॉब्लम्स हैं वो पाकिस्तानी के सामने आहिस्ता आहिस्ता उभर के आ रही हैं, और एक ऑलमोस्ट एक हेल्थ एमरजेंसी है। तो हम मकसद हमारा इस सर्वे को आपके सामने भी रखना और बाकी आवाम के सामने भी रखना यही है कि हमें चाहिए कि हम ये सूनर और लेटर ये रियलाइज़ कर लें एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन पता है बिलाल, हमारे यहाँ बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं कि हम घर का काम कर लें तो वही हमारी एक्सरसाइज हो जाती है, इससे बेहतर एक्सरसाइज हमने क्या करनी है। बेहद शुक्रिया बात करते हैं हमारे साथ। तो जनाब, ज़रूरी है एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, चाहे रोज़ाना आप 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, लेकिन आप खुद को टाइम ज़रूर दें। हम इसलिए भी बात कर रहे हैं कि आपकी सेहत का आपके लिए इसलिए जिम्मेदारी है ध्यान रखना, क्योंकि अब आगे आ रहा है माह रमज़ान, कुछ ही दिन, 1-2 दिन दूर है। इसके बाद जनाब जब रमज़ान का महीना आता है, हर शख्स से सोचता है कि जनाब ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें हमने समेटनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करनी है, अपने जिस्म जो है उसका भी आपने ख्याल रखना है। क्यों? क्योंकि इसका ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि रमज़ान में होता है कि ज़्यादा हम पकौड़े खा लेते हैं, ज़्यादा हम मीठा खा लेते हैं, ज़्यादा हम ऐसी तली हुई चीज़ें खा लेते हैं, बाद में बीमारियों का हम शिकार हो जाते हैं। हमने किया क्या है, पानी कम पीते हैं, पानी कम पीते हैं। और स्पेशली अगर हम डायबिटिक पेशेंट्स की बात कर लें, उन्हें क्या एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में करोड़ों डायबिटिक अफराद हैं जो कि माह रमज़ान में रोज़े रखेंगे। एहतियात क्या करनी है, इस पर बात करने के लिए सहर जावेद चावला, माहिर ग़ज़ाइयत, हमारे साथ मौजूद हैं। सहर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अभी आप गुफ्तगू भी सुन रहे होंगे, ये पाकिस्तानी ना बड़े चिल चल रहे हैं, एक्सरसाइज कर नहीं रहे और वो जो समेटने की बात है ना, बरकतें समेटनी है, हम ऐसे यूं जलेबियां समेट लेते हैं और पकोड़े और समोसे समेट लेते हैं। तो आप बताएं, डायबिटिक पेशेंट के लिए स्पेसिफिकली आज हम सेगमेंट कर रहे हैं कि उनकी क्या एहतियात होनी चाहिए रमज़ान में, सहरी में क्या हो, अफ्तारी में क्या हो, रूटीन क्या हो? जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। बात यहाँ से स्टार्ट करूंगी। हम ना एक्सरसाइज को लग्जरी समझते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें इतनी अवेयरनेस नहीं मिली बचपन में, तो जब हम उसको लग्जरी की जगह जरूरत समझना शुरू कर, हम समझते हैं जो बंदा जिम जाता है, जो सुबह उठ के एक्सरसाइज करता है, वो बड़ा मॉडर्न है, वो बड़ा जो है ना उसका दिमाग कहीं सातवें आसमान पे। तो ये लग्जरी नहीं है, इसको मॉडर्न होना नहीं कहते हैं। ये आपकी नॉर्मल रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। सबसे पहले इंशाल्लाह इस पर अगर अभी कभी आप लोगों ने मुझे मौका दिया तो पूरी एक अलग काउंसलिंग करेंगे। नेक्स्ट चीज, डायबिटिक्स के हवाले से आई एम सो ग्लैड यू ब्रॉट अप दिस टॉपिक। रमजान रोजा अगर आप स्मार्टली रखते हैं, वो डायबिटीज का इलाज है। मैं डायबिटीज टाइप 2 के पेशेंट्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारे पास डायबिटीज टाइप 1 होता है उसको मॉडी भी कहा जाता है, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग। उसका रीजन कुछ और होता है, मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी। और जो डायबिटीज टाइप 2 होता है उसका रीजन कुछ और होता है। जो डायबिटीज टाइप 2 होता है, जो कि ज्यादातर मिड 40s में हिट करता है, दैट इज एसोसिएटेड विद इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है, वो एक हार्मोन बना रहा है, लेकिन वो हार्मोन को हमारी बॉडी के सेल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। आसान लफ्जों में समझाऊंगी, रमजान से बॉडी के सेल रोजा रखने से उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। जब वो उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं, उस हार्मोन का क्या काम होता है कि उसने ग्लूकोज ब्लड से बॉडी के सेल के अंदर लेके आना होता है। अब जब ग्लूकोज ब्लड में रहेगा ही नहीं और वो बॉडी के सेल के अंदर आएगा और सेल के अंदर की मशीनरी में इस्तेमाल होगा, ब्लड में ग्लूकोज रेज नहीं होगा, आपका हाइपरग्लाइसीमिया ट्रीट होना शुरू हो जाएगा। आपके जो एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं वो ट्रीट होने शुरू हो जाएंगे। उसके लिए जरूरी क्या है? नाउ देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायबिटिक्स। मेडिसिन में हम लोग जो डॉक्टर्स हैं इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक जो डाइट कंट्रोल पे होते हैं, एक जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स पे होते हैं, एक जो आपके पास इंसुलिन रिजीम पे होते हैं। जो डाइट कंट्रोल पे होते हैं वो खाली न्यूट्रिशनिस्ट के मशवरे से पूरा रमजान जो है अपने डाइट चार्ट्स मॉनिटर कराएं और अपनी डाइट। जो आपके पास ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स और इंसुलिन आपके पास इंसुलिन की डोज पे है, चाहे वो सुबह यूनिट लगते हैं चाहे शाम को, वो अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट के साथ भी थ्रू आउट इन टच रहेंगे, अपनी डोज एडजस्ट करवाएंगे, अपनी डोज की टाइमिंग एडजस्ट करवाएंगे। अगर कोई इन टच नहीं रहता, उसकी आसानी के लिए आप बता दें क्या चीज खाना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? देखिए, अगर एक तो मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर सकती ऑन एयर या ऑफ एयर के कोई इन टच ना रहे, क्योंकि जिंदगी के साथ खेलने वाली बात है। आपके ब्लड शुगर लेवल, हाइपोग्लाइसीमिया इज डेंजरस देन हाइपरग्लाइसीमिया, लेट मी टेल यू। एंड डायबिटीज इज हाइपरग्लाइसीमिया, वो ब्लड शुगर का ऊपर जाने, ब्लड शुगर ऊपर जाने से आप शायद ही मरे, ब्लड शुगर नीचे जाने से डेथ होती है। एंड इट इज मोर फ्रीक्वेंट कि मेडिसिन में पढ़ाया जाता है कि हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होना चाहिए, हाइपर शायद फिर भी हो जाए। एक तो आप इन टच है। और खाना आपके पास क्या जरूरी है? खजूर आपने अफ्तारी में जरूर खानी है। 12 से 16 घंटे 2 खजूरें, क्योंकि खजूर जो है आपके पास शुगर और आपके पास कैलोरीज में रिच होती है। 2 इज मोर देन इनफ। पूरा दिन जब आप डायबिटिक हैं, आपने रोजा रखा होगा, आप कुछ ना कुछ हाइपोग्लाइसीमिया की स्टेट में जरूर गए होंगे, खास करके अगर आप ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स पे हैं और आप इंसुलिन पे हैं। फौरन आपने अपनी बॉडी को खजूर से रिचार्ज करना है, क्योंकि खजूर का बाकी फलों की निस्बत जो है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा हाई होता है, वो ब्लड में शुगर थोड़ा सा जल्दी रेस करती है, और क्योंकि वो रिफाइंड नहीं होती तो वो गंदे वाली इंसुलिन स्पाइक नहीं करती, तेज वाला शुगर रेस नहीं करती, तो आपकी बॉडी में फौरन जान आ जाएगी। तो ये आपने जरूर करना है। इसके साथ साथ ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट भी करेगी। हमारे पास जो डायबिटिक्स होते हैं, खास करके टाइप 2, उनके जो आपके सोडियम और पोटेशियम लेवल्स होते हैं वो भी बैलेंस्ड होते हैं। एक खजूर में आपके पास 160 मिलीग्राम तक पोटेशियम होता है, तो आपको थोड़ी हाइड्रेशन भी होगी। आपने सहरी में क्या करना है? अच्छा, अफ्तारी तो आपने खजूर से करनी है। सहरी में आपने वो वाले खाने ले रहे हैं जो डायबिटिक हजरात हैं, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो, यानी वो ब्लड में शुगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाए। आपने होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करना है। या तो आपने जौ के दलिए लेने हैं नट्स के साथ, हाई फाइबर फ्रूट्स के साथ, जिसमें सेब आ जाता है, नाशपाती आ जाता है, स्ट्रॉबेरी आ जाता है। स्ट्रॉबेरी में फाइबर भी बहुत ज्यादा है, वो 91% जो है वो वाटर होती है। उसके अलावा आप चाहे तो मल्टीग्रेन, जवार, जो बाजरा, बेसन अगर आप यूरिक एसिड के पेशेंट नहीं है, साथ उसके पराठे ले सकते हैं, साथ आप 2 अंडे ले सकते हैं। छाछ जो है वो आप सहरी में भी पिए, छाछ आप अफ्तारी में भी पिए। नाश्ता आपका हाई ग्रेन होना चाहिए अगर आप डायबिटिक है, और उसमें प्रोटीन भी होनी चाहिए। आप चावल तो ऑफकोर्स वैसे भी नहीं खाने चाहिए, आपने सालन नहीं खाने हैं, आपने चावल नहीं खाने, आपने गंदुम नहीं खानी है। आपने अगर पराठे खाने हैं बेशक आप 2 खाएं, आपने होल ग्रेन के खाने, आपने दलिए लेने हैं, आपने छाछ लेनी है, आपने अंडे लेने हैं। अफ्तारी में आपने खुद को खजूर से, छाछ से हाइड्रेट करने के बाद, उसके बाद आप कोशिश करें कि आप अपनी प्लेट का पोर्शन साइज बनाएं, जिसमें 3/4 हिस्सा आप प्रोटीन का रखें, कार्बोहाइड्रेट का कम रखें, ताकि आपका ब्लड शुगर एकदम से जो स्पाइक है वो ना करे। प्रोटीन में कोशिश करें कि आप व्हाइट मीट ले लें, आप बेक्ड या बॉइल्ड चिकन ले लें, आप फिश ले लें, आप टर्की ले लें, थोड़ा सा आप सैलड रखें। सैलड बहुत ज्यादा आपने नहीं रखना, वरना आपको गैस होगी।
ठीक है, क्योंकि काफी देर बाद आप जो है खाना खाने लगे हैं। अच्छा, और उसके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई शुगर का मरीज हो और हमने देखा हो कि उसके चर्बी के पल्ले लटक रहे, मोटा है वो? चर्बी के पल्ले लटक रहे, साउंड्स फेमिलियर, ये मैंने ही कही। मुझे आपकी बात बहुत पसंद है। आपके चैनल पे का है। हाँ। जी, वो शुगर के जो मरीज होते हैं उनके चर्बी के पल्ले इसलिए लटक रहे होते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज नॉट बिकॉज ऑफ डायबिटीज दैट दे आर ओबीज। वो ओबीज होते हैं पहले, उसके बाद डायबिटिक होते हैं। डायबिटिक होने की जड़ ही इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्लीज मुझे कभी मौका दीजिएगा समझाने का। वो होता क्या, आपके पास जो चर्बी के सेल है ना, वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो अपनी शेप बदल लेते हैं। तो वो जिस ताले को खोल के इंसुलिन ने सेल के अंदर आना होता है, उसकी शेप बदल जाती है। उस ताले की शेप चेंज करने का और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि चर्बी का सेल सुकड़े। उसके लिए वेट लूज करना बहुत जरूरी है। जैसे ही फैट सेल सुकड़ता है, इंसुलिन ग्लूकोज को फिर अंदर बेचती है। गेस व्हाट, रोजा रखने से जब आप कम से कम 12 घंटे कुछ नहीं खाते, बॉडी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहती सिवाय इसके कि वो इंसुलिन को नीचे लेके जाए और चर्बी के सेल श्रिंक करना शुरू कर देते हैं। दिस इज हाउ ब्यूटीफुल रोजा इज। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया सहर, आप हमारे साथ मौजूद थी। और वो तमाम हजरात जो कि शुगर के पेशेंट हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी बात यह है कि अब उन्हें पता चल गया होगा कि जी अगर रोज़ा रखना है तो रोज़ा उन्होंने क्या खाना है क्या नहीं खाना। बेहद शुक्रिया सहर, आप हमारे साथ मौजूद थी। आगे बढ़ते जनाब, पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने भारत को शिकस्त देकर सीरीज़ अपने नाम कर लिया है। बाकी जो चीज़ें वो आप जानेंगे इस सेगमेंट में, क्योंकि हमने रिकॉर्ड किया, तो आप वो सेगमेंट देखें और मज़ीद जानें। जीत के जश्न की बात करते हैं, और जीता कौन? जिसने खेला अच्छा। हम बात करें पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम की। ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और ढाका में इवेंट था। पाकिस्तान ने भारत को 62 रन से शिकस्त दी है। भारत 175 के ताक़ुब में मुकर्ररा 15 ओवर्स में 7 विकेट पर 112 रन बना सका। टीम की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी कैप्टन निसार अली ने 69 रन की शानदार इनिंग्स खेली। ऑलराउंडर बदर मुनीर ने 4 छक्कों की मदद से सिर्फ 27 बॉल्स 50 रन की बेहतरीन इनिंग्स खेली, जिसने जनाब कह सकते हैं कि मैच का रुख बदला। इस वक्त मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, सजदारेज हुए तब जब ज़ाहिर जीत इनके मुकद्दर में आई। नायब कप्तान जफर इकबाल, इनकी भी बात करते हैं, पीछे नहीं रहे जनाब। 24 गेंदों पर 48 रन बनाए हैं, और भारत को जब दी शिकस्त तो पार्टी तो बनती थी। बिल्कुल, और ये जो पार्टी इन्होंने की है ये बिल्कुल फाड़ी के अंदाज में हुई है। और जनाब यहाँ तक पहुँचाया किसने? और जनाब वो शाहकार हैं ऑलराउंडर बदर मुनीर साहब, जिन्होंने जनाब 4 छक्कों की मदद से सिर्फ 27 बॉलर्स पर 50 रन की बेहतरीन इनिंग्स भी खेली है। जब हम भारत को शिकस्त देते हैं ना, तो एक हमें अजीब सी खुशी होती है कि यार ये वो हमारा दुश्मन जिसको शिकस्त देनी बनती थी। मतलब एक जंग वाली सूरत हाल हो जाती है। ऐसे में पाकिस्तान की ब्लाइंड टीम ने जाहिर सी बात है जब वो जीते और उन्होंने भारत को जब शिकस्त दी तो वो फाड़ी गर्ल के अंदाज में उन्होंने जश्न मनाया, स्टाइल में मनाई। जरा स्टाइल दिखाते हैं, फिर इसी स्टाइल में हम बात भी करेंगे। ये मेरी टीम है, इंडिया को हरा के हम पार्टी कर रहे हैं। जबरदस्त जी। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया निसार अली ने, कप्तान है आप, जफर इकबाल साहब नायब कप्तान है, बदर मुनीर ऑलराउंडर है, एंड वी हैव विद अस अनवर अली टीम मैनेजर है आप सबको वेलकम टू द शो। निसार, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, पार्टी वाकई हुई थी फिर? जी बिल्कुल ऐसा ही है जी, पार्टी बड़ी शानदार किस्म की पार्टी हुई थी। यकीनन ये पार्टी तो बनती थी कि इतनी बड़ी जीत हमारी के उसके बाद ये पार्टी तो हम डिजर्व करते थे। और बिल्कुल, और ये पार्टी इसलिए बनती थी क्योंकि मैं जैसे पहले भी कह रही हूँ ना निसार साहब कि जब हम इंडिया को हराते हैं ना, तो ये एक हमारा ऐसा रवायती हरीफ है कि इसको हराने के बाद एक दिली खुशी, एक दिल से वो खुशी निकलती है। अच्छा बदर, मैं आपकी तरफ आती हूँ, मुझे बताएं, आप भी बहुत ज़बरदस्त खेले। जब खेल रहे थे तो क्या एक चीज़ थी जो कि आपको कह रही थी कि बस जीतना है, आर या पार करना है और जनाब भारत को शिकस्त देनी है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है? जी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ मुझे इनकरेज कर रही थी, जो कह रही थी कि हमने जीतना ही जीतना है, वो हमारे जो कोचेज़ हैं उनकी मेहनत, हमारी जो काउंसिल है उसकी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स जो थी, जिस वजह से ये टूर्नामेंट पॉसिबल हुआ, उनकी मेहनतें और हमारी जो मेहनत थी, जो हमने प्रैक्टिस की, तो उस वजह से जो चीज़ मुझे इनकरेज कर रही थी वो ये थी। अच्छा, तो उसको मैंने मद्देनजर रखते हुए तो मैंने फिर खेला। जबरदस्त। जफर आप बताएं, 24 गेंदें 48 रन, लगता है कोई गेंद मिस नहीं की?
जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि इंडिया के ख़िलाफ़ इस किस्म की परफॉर्मेंस मैंने दी। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें देखिए, एक तरफ कोरोना भी चल रहा था और काफ़ी प्रॉब्लम भी थे। हमारी कौंसल ने इतनी एफर्ट करके यहाँ तक हमें पहुँचाया, और ये गेम इस तरह की करना ये हमारा हक बनता था कि हम ये अपनी कौम को इस किस्म के खुशी दें। इतने मुश्किल हालात में ब्लाइंड क्रिकेट पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं हो रही, तो हमारी कौंसल ने ये कोशिश करके बांग्लादेश ने इंडिया के साथ हमें आमने सामने किया, तो हमें यकीनन बहुत एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। ज़बरदस्त। अच्छा निसार साहब, मुझे ये बताएं कि आप कप्तान हैं, किसी भी एक जगह पे थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा था कि यार ये तो भाई गेम हाथों से निकल रही है, कुछ मजीद जम के करना है, कोई ऐसा माहौल बना? जी देखिए, हम पहले मैच से इंडिया पे बड़ा जो है वो डोमिनेट कर रहे थे, और हमारे लड़के जो थे जिस तरह इन्होंने मेहनत की हुई थी और जिस तरह इन्होंने परफॉर्म किया है, उससे किसी भी मौके पे मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम खुदा न खास्ता मैच लूज करेंगे। तो ये यकीनन जहाँ पे हमारे की मेहनत थी वहाँ पे हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और मेहनत जो है वो रंग लाई है, जहाँ पे ज़बरदस्त। अनवर, मुझे आप भी बताएं, ये ट्राई नेशन सीरीज़ का होना, स्पेशली जब इंडिया की टीम हो, मैं समझूं कि ये क्रिकेट डिप्लोमेसी की तरफ बड़ा अच्छा कदम है और इसमें आप लोग ज़रा बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्रिकेट है कौमों को करीब लाती है, और ये बड़ा अच्छा डिप्लोमेटिक वे होता है कि कौमें करीब आएँ। और हमने हमेशा, जब मुश्किल टाइम रहा पाकिस्तान पे या यहाँ टेररिज्म थी, तो हमने बाहर से टीमों को इनवाइट किया। बिलखसूस हमने इंडिया को भी 2014 में इनवाइट किया और यहाँ बड़ी कामयाब पाकिस्तान में सीरीज़ हुई। तो ये भी अब पेंडेमिक का ग्लोबल में जब इशू चल रहा था, तो हमारे चेयरमैन साहब ने बड़ी एफर्ट की, सैयद सुल्तान शाह साहब ने, और फिर इसका भरपूर हमारा साथ दिया बांग्लादेश ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने। तो इंडिया भी विलिंग था, और ये हमारी बड़ी देर से एफर्ट थी कि इंडिया के साथ हम वर्ल्ड कप होने से पहले एक कोई ना कोई सीरीज़ खेलें, ताकि हम जो पिछले बदले हैं वो चुका सकें और हमारी जो टीम है उसमें कॉन्फिडेंस आए, और आगे हम वर्ल्ड कप जो है वो कौम को हम दें। जैसे कि हम पहले भी 2 वर्ल्ड कप दे चुके हैं, तो हमारी ये एफर्ट रहती है कि हमेशा हम इंडिया के साथ जब खेलें तो कौम होप कर रही होती है, कौम पूरी जो है वो उम्मीद लगाई हुई होती है कि हमारी टीम जीते और हम फिर सेलिब्रेट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमें मौका मिला और उससे हमने भरपूर फ़ायदा उठाया। ठीक है। अच्छा अनवर साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जैसा कि अभी पहले आपके साथी भी जिक्र कर रहे हैं कि अभी जो है क्रिकेट उस तरह से नहीं खेली जा रही कोविड की वजह से, जिस तरह से मैचेस होते आए हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में मैच होना और फिर वो जीत जाना, कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है? बिल्कुल जी, ये तो बड़ी, मैंने आपको पहले भी बताया कि बड़ी एफर्ट के बाद ये मुमकिन हुआ, और काफ़ी देर से क्रिकेट स्टॉप थी, तकरीबन 1.5 साल हो गया है कि क्रिकेट बिल्कुल भी इंटरनेशनली हो ही नहीं रही थी, और बिलखसूस आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। तो हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि वर्ल्ड कप से पहले हमारी कहीं भी न्यूट्रल वेन्यू पे जो है इंडिया के साथ टाकरा हो जाए, तो ये हमें यहाँ बांग्लादेश में मौका मिला, और ये बड़ी पॉजिटिव साइन है ब्लाइंड क्रिकेट के लिए और ओवरऑल क्रिकेट के लिए। ज़बरदस्त। ज़फ़र, मुझे ज़रा ये बताएं कि ओवरऑल टीम का माहौल कैसा है? कौन शरारती है, कौन जोक्स क्रैक करता है, कौन मौज मस्ती करता है, कौन दिल लगाए रखता है? हमारी टीम का माहौल बहुत अच्छा है, और ख़ास तौर पे इस मरतबा जो हमारी बॉडी लैंग्वेज की, तमाम कोचेस, स्टाफ की और प्लेयर की, जिसकी वजह से, क्योंकि इंडिया का मैच प्रेशर मैच होता है, और प्रेशर और प्लानिंग ये 2 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इस पर बहुत अच्छी प्लानिंग भी थी, और प्रेशर को हैंडल किस तरह करना है, तो ये भी बड़ा तैयारी करवाई थी हमारे कोच ने, और खान साहब जो उन्होंने भी काफ़ी एफर्ट की इस बारे में, क्योंकि का बड़ा अहम रोल होता है टीम। बिल्कुल, टीम माहौल तो अच्छा था, लेकिन आप बता नहीं रहे शरारती कौन है टीम में? ऐसा कौन है जिसकी वजह से बड़ा मजा आता है? हमारी टीम में एक साहब भी हैं, उनके साथ बड़ा एंजॉय करते हैं, और एक चूसा भी है,
जो मैन ऑफ द सीरीज भी आए हैं इस इवेंट में, ओके, उसके साथ भी हम काफी इंजॉय करते हैं। सही है, ज़बरदस्त। अच्छा बदर साहब, आपकी जानिब आती हूँ, मुझे ये कहें कि बताएं कि ये बड़ा मुश्किल, मुझे तो ये जब मैं सुन रही थी तो ये बड़ा मुश्किल मुझे लग रहा था कि 4 छक्कों की मदद से सिर्फ 27 बॉल्स पर आपने 50 रन की बेहतरीन इनिंग्स खेली, और ये वो इनिंग्स थी जिसने इस मैच का रुख बदल दिया। तो सोचा था कि इस सोच के साथ जो आपने ग्राउंड में उतरना है और आज कुछ करना है, और आज जो है मैंने ही वो बंदा बनना है कि मैंने फ़ौरन से जो है ना एक टर्निंग पॉइंट। बिल्कुल, वो लीग मैच ज़बरदस्त था। जी जी बिल्कुल। जब इंडिया के साथ मैच होता है तो बंदे में एक अजीब सा जज्बा आ जाता है कि अब मैंने कुछ करके दिखाना है। तो बस उस टाइम मेरे ज़हन में यही था कि अब मुझे कहा गया था कि हिटिंग करनी है आपने जाके, क्योंकि स्कोर कम है। मुझे पता था कि स्कोर कम है, स्कोर ज़्यादा होगा, अच्छा फाइटिंग होगा, तभी हम इंडिया के साथ मैच जो है वो करीब लेके जा सकते हैं या हम जीत सकते हैं। तो मैंने वही किया, मैंने बहुत जज्बे के साथ खेला, दिलेरी से खेला, और उसमें मैंने छक्के भी लगाए, 4 छक्के लगाए, और मैंने 50 स्कोर किया। तो वही हुआ कि हम जीत गए आसानी से इंशाल्लाह। अल्लाह पाक और भी आगे कामयाबी नसीब करे। अनवर साहब, मुझे ये बताएं कि जब हमारा भारत से मैच होता है ना, भारत रवायती हरीफ हमारा है, तो जब भी मैच होता है तो एक अजीब से प्रेशर आता है टीम के ऊपर, जो मैनेज कर रहे होते हैं उनके ऊपर। क्या ये प्रेशर जब आए तो उससे हटने के लिए, उस प्रेशर को ना लेने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको लगता है कि होनी चाहिए? क्योंकि हमने अक्सर देखा है प्रेशर में आके अच्छे से अच्छा खेल भी हाथों से निकल जाता है। डेफिनेटली इंडिया के साथ जब मैच हो रहा है तो वो बड़ा सेंसेशनल एक कंडीशन होती है, बड़ा थ्रिलिंग होता है वो मैच, और दोनों कौमों पे इवन प्रेशर होता है, खिलाड़ियों पे तो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हमने इस दफ़ा ये स्ट्रेटजी बनाई कि हम इंजॉय करेंगे, खेल से पहले रिलैक्स रखेंगे प्लेयर्स को, और फिर थोड़ा सा इनको इमोशनल भी करेंगे। मैंने झंडा उठाया और मैंने सब प्लेयर्स को कहा कि ये मैंने बुलंद किया है और अब ये नीचे नहीं आना चाहिए। क्या बात है। तो उसका भरपूर हमारे प्लेयर्स ने जो है मेरा साथ दिया, हमारी जो टीम ने एक टीम वर्क के साथ, और किसी मौका पे भी ये नहीं लगा हमारी पाकिस्तान टीम को कि जो इंडिया है वो हमारे पे प्रेशर बिल्टअप कर रहे हैं। इन्होंने प्रेशर को मेंटेन रखा और उन पे चढ़ के खेले, और जो है प्रेशर बिल्टअप मुसलसल रखा, और फिर उनको कभी भी किसी मौका पे भी मौका नहीं मिला कि हमारी टीम पे वो प्रेशर जो है वो बिल्टअप कर सके। मौका नहीं दिया कि भारत कोई चौका मार सके। सारे चौके छक्के हमारी टीम ने लगाए। क्या बात है, जबरदस्त। ये इतना बड़ा डिफरेंस है, हम जीते तो मौका तो उनको बिल्कुल और फिर पारी तो बनती है ना, पारी बनती है। मौका मिला, आपने लगाया चौका। लेकिन अब चूंकि इससे पहले कि मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूं, चूंकि आप सारे मौजूद हैं यहाँ पर, वैसे पूरी टीम होती तो और अच्छा लगता, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अगर एक नारा भी हो जाए हमारी इस क्रिकेट टीम के प्लेयर्स की जानिब से समा के प्लेटफॉर्म से, तो क्या बात है। तो मैं चाह रहा हूँ अनवर अली साहब कहें पाकिस्तान आप, और हम सब कहेंगे जिंदाबाद। जी तो पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। चलिए जी, वक्त हो गया खत्म। आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।